आ गए बाल को। वो कहाँ पीडीएफ? एक बार बच्चों बता दीजिए सारी चीजें सही हैं आप लोगों को? मैं दिख रहा हूँ ठीक ठाक से कि नहीं? प्लीज एक बार आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या मैं दिख रहा हूँ आपको? क्या मैं दिख रहा हूँ आपको? वॉइस क्लियरिटी है? जी सर, गुड इवनिंग। सुनील पटेल जी का कमेंट्स है, सोनी कौशल। और चलिए ठीक है, हमें लग रहा कि चीजें ठीक से चल रही हैं। यस सर, अलका भी आ चुकी हैं, सुनील पटेल, ऑल इज वेल। हाँ, सबको ऑल इज वेल है। आइए शुरू कर लेते हैं। पहले हम लोग कुछ 5 मिनट में शुरुआत पीछे का कवर कर लेते हैं, जो हम लोग पढ़े हैं कल। मोटा मोटा उसको रिकवर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। उसको थोड़ा सा हम लोग कवर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, हड़प्पा सभ्यता को सॉरी इतिहास को 3 पार्ट में बांट करके शुरुआत में अध्ययन किया गया था। और एक आपको बताया गया था कि पाषाण काल को लेकर के, पाषाण काल में सबसे जो पहला कालखंड था उसे हम पूरा पाषाण काल कहते हैं। और इसको हैंडेक्स संस्कृति के नाम से जानते हैं, मद्रासियन संस्कृति के नाम से जानते हैं, और इसी को चापर चापिंग संस्कृति के नाम से जानते हैं। तो पूरा पाषाण काल को या निम्न पूरा पाषाण काल को उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में किस किस नामों से जानते हैं? उत्तर भारत और दक्षिण भारत में किस किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ जो हैंड एक्स संस्कृति की बात है, ये दक्षिण भारत में जाना जा रहा है। चापर चापिंग अथवा सोहन संस्कृति ये उत्तर भारत में जानते हैं। ठीक है, उत्तर भारत में सोहन नदी एक प्रवाहित होती है, सोहन नदी के नाम पर ही इसका नाम सोहन संस्कृति पड़ गया था। हैंड एक्स संस्कृति हमने बताया था कि 13 मई 1863 को तमिलनाडु के पल्लवरम से एक टूल्स खोजा गया था जिसे हम हैंड एक्स कहते हैं, या इसी को हाथ की कुल्हाड़ी कहते हैं। हाथ की कुल्हाड़ी कहते हैं। ठीक है, जो तमिलनाडु से खोजा गया था, जो तमिलनाडु से खोजा गया था। अश्वनी सिंह राजपूत, प्रणाम, सभी को आशीर्वाद है, सभी को आशीर्वाद। एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए। 5 मिनट में रिवाइज करवा दे रहा हूं। सर आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, सुनील पटेल। ठीक है, यही देखो तुम, अब यही देखो। चलिए, सुशील सर कह रहे हैं कि 50+ होना चाहिए, और वास्तव में होना चाहिए 50+। आइए शुरुआत कर लेते हैं। दक्षिण भारत में हैंडेक्स संस्कृति के नाम से, उत्तर भारत में चापर चापिंग या सोहन संस्कृति के नाम से जानते हैं। और चापर चापिंग सोहन संस्कृति के बारे में क्या मतलब? उत्तर भारत में इसको, जैसे जो चापर और चापिंग था, इसके बारे में हमने बताया था कि चापर का मतलब एक धार वाला हथियार, चापिंग का मतलब जिसमें दोनों धार हो, दोनों तरफ से धार हो, और पेबुल का मतलब बटिकाश्म, गोल पत्थर जो पानी में बहाव के कारण रगड़ खा करके वो गोल मटोल हो चुके हैं, उसे हम लोग क्या बोल रहे थे? पेबुल बोल रहे थे। ठीक है, चापर का मतलब एक धार, चापिंग का मतलब 2 धार वाला औजार। और उसके बाद अगला है, यहाँ पे बताया गया कि क्वार्टजाइट के रूप में किसका इस्तेमाल किया जा रहा है, माने पत्थरों के औजार के रूप में किस पत्थर का? तो क्वार्टजाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, क्वार्टजाइट नाम के पत्थर का इस्तेमाल किया जा रहा है। आगे बढ़े। मध्यपुरा पाषाण काल में हमने देखा था कि इसे फलक संस्कृति के नाम से जानते हैं। मध्यपुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति के नाम से जानते हैं। यहाँ के जो हथियार हैं वो फलक है, बेदनी, छदनी, खुरचनी है। क्वार्टजाई पत्थर के स्थान पर यहाँ पर जैस्पर, चट और फ्लिंट जैसे औजारों का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें नेवासा और चिरकी से इसके प्रमाण हमको मिले, जो महाराष्ट्र का एरिया है। उच्च पुरा पाषाण काल में हमने बताया था कि ये ब्लेड आधारित संस्कृति है। अब यहाँ पर हथियार पतले, स्मार्ट बनने, स्मूथ बनने शुरू हो गए थे। हड्डी के औजार भी मिलना शुरू हो गया था। क्षेत्र के रूप में सोरा बीजापुर आंध्र प्रदेश से, विशाड़ी गुजरात से, और रेणु गुंटूर आंध्र प्रदेश से स्थल के रूप में यहाँ से पाया गया है।
मध्य पाषाणिक स्थल, इसे माइक्रोलिथिक के नाम से जानते हैं, इसे माइक्रोलिथिक के नाम से जानते हैं। यहाँ पर अब तमाम ज्यामितीय आकार में, गणितीय आकार के, जैसे त्रिभुजाकार, चंद्राकार, नौ चंद्राकार जैसे धारदार औजारों का प्रयोग किया जाने लगा, जिससे कि शिकार करने में आसानी हो जाए। शिकार कैसे? जैसे कल हमने एक फिगर समझाया था आपको कि एक इस तरह का औजार बन रहा है, एक औजार इस तरह का बन रहा है। अब इसमें इतने सारे कोने निकले हुए हैं, इतने सारे कोने निकले हुए हैं, इनमें से कोई एक कोना जब ऐसे घुमा करके फेंका जाएगा तो वो कोई ना कोई ये कोना जा करके किसी ना किसी पशु पक्षी को तो लग ही जाएगा, किसी ना किसी पशु को जा करके लग जाएगा और ये घायल हो जाएगा, तो इनका शिकार क्या हो जाएगा? शिकार मुबारक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? शिकार मुबारक हो जाएगा। तो इसलिए इस तरह के बेहतर औजारों का प्रयोग यहाँ पे किया जा रहा है। अस्थि पंजर, ये पेजर लिखा लेकिन ये अस्थि पंजर है। अस्थि पंजर का प्रमाण, पशुपालन का प्रमाण हमको मध्य पाषाण काल से मिलने लगता है। एक चीज चमकदार तरीके से याद कर लेना कि पशुपालन का प्रमाण हमको कहां से दिखने लगता है, तो मध्य पाषाण काल से। ठीक है, मेसोलिथिक एज से हमको इसकी जानकारी मिलने लगती है कि पशुपालन लोग कर रहे थे। कुछ स्थल हमने कहा था, जैसे एक स्थल आपको बताया गया था कि सराय नहरराम महदहा प्रतापगढ़ में है, बागौर राजस्थान में है, लंघनाज गुजरात में है, ये लंघनाज है, लंघनाज गुजरात में है, आदमगढ़ एमपी में है। पहला चीज तो ये ध्यान देना कि ये कहाँ पे है, तो एमपी में है, आदमगढ़ एमपी में है, लंघनाज गुजरात में है, बागौर राजस्थान में है। बागौर को याद रखना कि यहीं से पशुपालन का प्राचीनतम सबसे बड़ा प्रमाण पाया गया है। पशुपालन का प्रमाण बागौर से पाया गया है, इस बात को ध्यान देना। हालांकि आदमगढ़ से भी मिला है, जैसे यहाँ पे आगे देखिए बागौर लिखा है और आदमगढ़, दोनों जगह से पशुपालन के प्रमाण पाए गए हैं कि नहीं पाए गए हैं? अभी कल बात हम पूरी समझाए थे, दोनों जगह से पशुपालन का प्रमाण पाया गया है। तो ये बात जरूर याद रखना कि बागौर और आदमगढ़ से पशुपालन का प्रमाण पाया गया है। आगे बढ़े, नवपाषाण काल को नियोलिथिक के नाम से जानते हैं, नवपाषाण काल को नियोलिथिक के नाम से जानते हैं। मेहरगढ़ इसका महत्वपूर्ण स्थल है, बुर्जहोम इसका, गुफकराल, चिराद और कोल्डिहवा, चौपानी, मांडो, ये कुछ ऐसे स्थल हैं जो पाए गए हैं। किस कालीन से संबंधित? ये तो नवपाषाण से, नियोलिथिक से संबंधित है। अब मेहरगढ़ से कृषि का प्राचीनतम प्रमाण पाया गया है, ध्यान से देखना, कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहां से पाया गया? मेहरगढ़ से। और कृषि के प्रमाणों के संदर्भ में अगर पूछे तो 3 स्थल दिए जाते हैं। पहला स्थल देगा आपको कोल्डिहवा, पहला स्थल आपके सामने लिखेगा कोल्डिहवा, दूसरा स्थल लिखेगा आपको मेहरगढ़, दूसरा स्थल क्या लिख देगा? मेहरगढ़, और तीसरा स्थल लिख देगा संत कबीर नगर का एक स्थल है लहुरा देवा, लहुरा देवा। अब सवाल ध्यान से सुन लेना रसगुल्लो, बच्चों प्यार से बात को पहले सुन लेना। हमने कहा कि अगर कृषि के प्राचीनतम प्रमाण की बात करें, कृषि के प्राचीनतम प्रमाण की बात करें तो 3 चीजें देती हैं, 3 बात ये देता है, 3 ऑप्शन देता है। पहला क्या? पहला कुलडिहवा देगा, तो कुलडिहवा के जो कृषि के प्रमाण पाए गए हैं वो 6500 ईसा पूर्व के हैं। बोलो बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जो कृषि के प्राचीनतम प्रमाण हैं वो 6500 बीसी के हैं। कृषि के प्राचीनतम प्रमाण 6500 बीसी के कहां से पाए गए? कहां से पाए गए? वो कुलडिहवा से पाए गए हैं। मेहरगढ़ से जो पाया गया है ये 7000 बीसी का है। कितने बीसी का प्रमाण है? 7000 बीसी का है। लहुरा देवा से जो पाया गया है ये 9000 बीसी का है। अब बताओ, अगर आपसे प्राथमिकता के तौर पर यह समझाने का प्रयास किया जाए कि सबसे पहली बार कहां से होगा, तो ऑप्शन में अगर कुलडिहवा है तो कुलडिहवा सही हो जाएगा, मेहरगढ़ है तो मेहरगढ़ सही हो जाएगा, लहुरा देवा है तो लहुरा देवा सही हो जाएगा। आधुनिकतम रिसर्च के आधार पर लहुरा देवा सबसे प्राचीनतम स्थल के रूप में जाना गया है। ध्यान से बात सुन लीजिए पहले, कुलडिहवा में चावल का प्रमाण, ठीक है, मेहरगढ़ से गेहूं का प्रमाण और लहुरा देवा से गेहूं, चावल, जौ, कई तरह के फसलों के प्रमाण पाए गए हैं। तो अगर ऑप्शन में तीनों दिया गया है और आपसे पूछा कि प्राचीनतम कृषि का प्रमाण कहां से मिला है, तो आप लहुरा देवा टिक करेंगे। बताओ बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बताइए बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ऑल स्टूडेंट भैया, अच्छा सुनील पटेल जी जुड़ चुके हैं, दीपक मिश्रा, कोमल सोनी, थैंक्स सर हिस्ट्री पढ़ाने के लिए। आपका भी, आप सभी बच्चों का थैंक्स है। अच्छा, और सुनील पटेल, शिवांगी केशरवानी, मयंक सिंह, सुनील पटेल,
एग्जाम बीट एग्जाम तो है ही आपके साथ। राम लखन राम राम, सभी को राम राम है। अश्वनी अश्वनी सिंह भी जुड़ गए भाई। अश्वनी आपका भी स्वागत है, बहुत प्यारे विद्यार्थी रहे आप हमारे। आगे अलका सिंह है, सुनील और उदित मौर्य, कोमल सोनी और रामजी सिंह, सभी को नमस्कार है, सभी को गुड इवनिंग है, सभी को नमस्कार है, सभी को गुड इवनिंग है। तो एक चीज कंफर्म हो गया कि कृषि से संबंधित अगर प्राचीनतम सवाल को आपसे पूछेगा तो आप लहुरा देवा टिक करेंगे। अब लहुरा देवा अगर नहीं है तब मेहरगढ़, मेहरगढ़ नहीं है तो लास्ट वरीयता किसको देंगे, कोल्डिहवा को देंगे। उम्मीद है कि बात समझ पा रहे होंगे। बोलो 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 यस, बोल दीजिए यस। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, बोल दीजिए यस समझ पा रहे हैं। आगे देखो, नवपाषाण काल की विशेषता क्या रही? कृषि का कार्य प्रारंभ हुआ, पशुपालन बड़े पैमाने पर होने लगा। अर्थात हम कहेंगे कि नवपाषाण काल में मिश्रित कृषि की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई बालको? मिश्रित कृषि की। अब मिश्रित कृषि का मतलब जहां गेहूं चावल सरसों एक साथ उगाया जाए उसे नहीं कहते हैं, उसे बहुफसली कृषि कहते हैं। ऑफलाइन क्लास में तो बच्चे यही बता रहे थे हमको कि जहां पर दाल चावल गेहूं सब्जी सब एक साथ उगा लें उसे क्या बोलते हैं? मिश्रित कृषि। उसे खिचड़ी बोलते हैं भाई। बहुफसली कृषि होती है, बहुफसली कृषि, बहुत से फसल को एक बार बो देना। एक फसली कृषि और द्विफसली कृषि, और एक होता है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि का मतलब होता है जहां पर खेती करने के साथ साथ अनिवार्य रूप से पशुपालन किया जाए। बताओ समझ आई कि नहीं बात? अनिवार्य रूप से पशुपालन किया जाए उसे मिश्रित कृषि का एग्जाम्पल कहेंगे। उसे मिश्रित कृषि का एग्जाम्पल कहेंगे। देखिए कैसे, आगे बढ़िए, रिवाइज केवल करिए। नवपाषाण काल में क्या बोला गया था आपको कि नवपाषाण का, हाँ एक चीज देखना कि बुर्ज होम और गुफक राल से, बुर्ज होम और गुफक राल से खड्डों में घर पाए गए हैं, गड्ढे। गड्ढे में निवास का प्रमाण पाया गया है, गड्ढे में निवास का प्रमाण पाया गया। कहां से? बुर्ज होम और गुफक राल से। मतलब जमीन में गड्ढा खोद करके मानव यहीं पे निवास करता था पशुओं की सुरक्षा के कारण, ताकि कोई हिंसक पशु इनको नुकसान न पहुंचा दे। और आगे बताया गया था कि आग का उपयोग मानव इसी समय करना सीखा। इस समय के जो मृदभांड हैं वो बहुत ही चमकदार और पालिशदार, घिस करके घर्षण करके चमकदार बनाए जाते थे। तो एक नई तरह की तकनीकी आपको दिख रही है। और इसी समय पहिए और चाक का भी आविष्कार हुआ है। तो पूछे अगर कि नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ, बोलना यस। कहां से हुआ, कैसे हुआ, बोलना यस। आगे बताते हैं, हड़प्पा सभ्यता को लेकर के आपको बताया गया था, पूरी की पूरी बात समझाई गई थी। फिर भी देख लीजिए, हड़प्पा सभ्यता से लेकर के लोथल एक स्थल है। लोथल कहां पे है बताएंगे? गुजरात में। लोथल कहां पे है बताएंगे? गुजरात में। लोथल कहां पे है? गुजरात में। किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। उत्खनन किसने किया था? तो रंगनाथ राव ने किया था, है ना, SR राव, श्री रंगनाथ राव, श्री रंगनाथ राव ने इसका उत्खनन कराया था। किसका? हड़प्पा का। यहां से हमने कहा था दो तीन बातें सिर्फ याद रखनी है। एक तो याद रखना है कि चावल का प्रमाण मिला था, दूसरा याद रखना है कि यहां से विश्व का प्राचीनतम डाकयार्ड पाया गया है। विश्व का प्राचीनतम डाकयार्ड या गोदीवाड़ा या पत्तन नगर पाया गया है, जो कल हमने फिगर बना के समझाने का प्रयास किया था। इस तरह से ये भोगवा नदी प्रवाहित हो रही है और ये आपका लोथल है, और यहाँ पे कृत्रिम डाकयार्ड या बंदरगाह बनाया गया है। इधर से पानी प्रवेश कर रहा था, इधर से फिर जाकर के उसी नदी में मिल जा रहा था। ठीक है, तो प्राचीनतम डाकयार्ड का प्रमाण यहाँ से पाया गया है। एक चीज और याद रखना, प्राचीनतम डाकयार्ड का जो प्रमाण पाया गया है उसमें एक बात और ध्यान देना कि यहां से हमको अग्निकुंड या हवन कुंड के प्रमाण मिले। कहां से? लोथल से। और लोथल के मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ ना खुल करके, सॉरी पीछे की तरफ ना खुल करके मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे, जो हड़प्पा सभ्यता का एक अपवाद है। हड़प्पा सभ्यता का एक अपवाद है। कालीबंगा का मतलब बताया था, काले रंग की चूड़ियां राजस्थान में है, अमलानंद घोष ने इसको खोजा था। घग्गर नदी के किनारे है, यहां से शल्य चिकित्सा का प्रमाण पाया गया, भूकंप का प्रमाण पाया गया।
जुते हुए खेत का प्रमाण पाया गया है। आगे चनहूदड़ों से सौंदर्य सामग्री बताया गया है, चनहूदड़ों से सौंदर्य सामग्री बताया गया है, जो आपको बताया था हमने कि अंजन सलाका और रंजन सलाका। अंजन सलाका का मतलब क्या है, काजल लगाने वाली लकड़ी ऐसे होती है और काजल आंखों में लगाया जाता है, अंजन सलाका बोलेंगे। रंजन सलाका का मतलब वो लकड़ी जिससे हम लोग लिपस्टिक, अरे हम लोग का मतलब महिला वर्ग लिपस्टिक लगाती हैं, तो उसे हम रंजन सलाका बोलते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, रंजन सलाका बोलते हैं। ठीक है, तो रंजन सलाका, अंजन सलाका, काजल और कंघा माने बाल झाड़ने के लिए कंघी का जो इस्तेमाल करते हैं, वो कहां से पाया गया था, चनहूदड़ों से पाया गया था, चनहूदड़ों से पाया गया था। चावल का प्रमाण भी कहां से, रंगपुर से बताया हूं, चावल का प्रमाण रंगपुर से पाया गया है। धान की भूसी के संदर्भ में बोला था, जैसे धान की भूसी का प्रमाण मिला है रंगपुर से, और जो लोथल है वहां से स्पष्ट रूप से चावल का प्रमाण मिला है, स्पष्ट रूप से चावल का प्रमाण मिला है। एक बात आपको कल भी बताया था, आज भी रिवाइज कर लेना कि सुरकोटदा से घोड़े के अस्थि पंजर का प्रमाण मिला है, जबकि धौलावीरा से जल का उत्तम प्रबंधन का प्रमाण मिलता है। और हड़प्पा काल में आंतरिक और बाह्य दोनों तरह के व्यापार किए जाते थे, पशुपति की पूजा की जाती थी, लिंग योनि की पूजा की जाती थी, जल पूजा, वृक्ष पूजा और मातृ देवी की पूजा, इन तमाम तरीके की पूजा का प्रचलन था। अब पूछेगा कि भैया प्रश्न कैसे आप समझेंगे, प्रश्न कैसे समझेंगे, प्रश्न ऐसे बनेगा, आपसे पूछेगा कि ये बताइए हड़प्पा सभ्यता में किस तरह के पूजा का प्रचलन नहीं था, तो आप जानते रहिए नीम माने वृक्ष पूजा हो रही है, पीपल की पूजा हो रही है, नीम आम बबूल की पूजा की जा रही है। अब इनके अलावा जो कुछ रहेगा उसकी पूजा नहीं होगी। सिंधु घाटी सभ्यता मातृसत्तात्मक थी, बहुत ही खतरनाक पॉइंट है, इसको समझ लेंगे आप। सिंधु सभ्यता मातृसत्तात्मक थी, बताया था कि सत्ता जो है वो माता के हाथों में केंद्रित रहेगी, पिताजी के हाथों में नहीं। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि माताजी अब झोला लेकर के दिल्ली कमाने जाएंगी, ठीक है, मतलब डिसीजन में माताजी की भूमिका ज्यादा होगी, ये बात समझना है आपको। ठीक हो गई बात, आगे जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं। कुबड़ वाले बैल का महत्वपूर्ण योगदान था, नगरीय सभ्यता थी, कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा काल की लिपियां, हड़प्पा काल की लिपि कैसी थी, तो हड़प्पा काल की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक थी, 250 से 400 अक्षरों का प्रयोग किया जाता था, दाहिने से बाएं, फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं लिखा जाता था, जिसे ब्रुस्टोफेदन विधि कहते हैं। केवल रिवीजन करवा रहा हूं, जो नए लाल लाले हैं हमारे, वो नए बच्चे थोड़ा सा इंतजार करेंगे, रिवाइज करवा रहा हूं मैं पीछे का जो कल पढ़ाया हूं, ठीक है, जो कल पढ़ाया हूं रिवाइज करवा रहा हूं, बस उसके बाद जल्दी से हम लोग पहुंचने वाले अपने टॉपिक पर। आगे बताया था वैदिक काल को दो भाग में बांट के पढ़ेंगे, ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इसके हिसाब से हमने कहा था कि वेदों की संख्या 4 है, वेदों की संख्या 4 है। अच्छा, इसके पहले जैसे हमने बताया था कि वैदिक समाज को आर्य समाज, सॉरी वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहते हैं। आर्य अरि शब्द से भी निकला है, आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है भाई, श्रेष्ठ होता है। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ होता है, आगंतुक होता है, अपरिचित होता है, अभिजात्य होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने बताने का प्रयास किया था कि आर्य शब्द का मतलब क्या होता है, तो आर्य शब्द का मतलब श्रेष्ठ होता है, ये चीज आप समझेंगे, ध्यान देंगे, ये पूछा गया प्रश्न है इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। ऋग्वेद सबसे बड़ा वेद है, दुनिया का प्राचीनतम वेद है, यजुर्वेद यज्ञ प्रधान, सामवेद संगीत प्रधान, अथर्ववेद प्रेम विवाह जादू टोना, प्रेम विवाह जादू टोना, सौतन से छुटकारा, घर बैठे, जितना कुछ नाटक है वो सब अथर्ववेद में है। अथर्ववेद में क्या है भाई, प्रेम विवाह है, और क्या है, सौतन से छुटकारा तो सपोर्टिंग में बोल रहा हूं, लेकिन फिर भी चाहो तो वशीकरण का मंत्र है इसमें, किसी को वशीकरण के मंत्र की आवश्यकता है मुझसे मिल लेगा, अथर्ववेद ठीक ठाक पढ़ लिया हूं, ठीक है। तो प्रेम विवाह हो, वशीकरण हो, औषधि की बात हो, इस तरह का रोग चिकित्सा की बात हो, ये सब के सब अथर्ववेद से जुड़ा हुआ मामला है, अथर्ववेद से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें प्रेम विवाह, रोग चिकित्सा इत्यादि की बात की गई है। ऋग्वेद में बताया गया 10 मंडल में बटा हुआ है, 1028 सूक्त हैं, 10,580 मंत्र है। यजुर्वेद अथर्ववेद जो है ये 20 मंडल में या अध्याय इसको कहेंगे, 20 मंडल या 20 अध्याय कहेंगे, ठीक है, 20 मंडल या 20 अध्याय में बटा पड़ा है, इस बात को भी ध्यान देंगे, 20 मंडल या 20 अध्याय में बटा पड़ा है, 20 मंडल या
20 अध्याय में बटा पड़ा है, 20 मंडल या 20 अध्याय में बटा पड़ा है। देखेंगे बात, 20 मंडल या 20 अध्याय में बटा पड़ा है। और इसमें अथर्वा वेद में 731 ऋचाएं हैं और 5839 या लगभग 6000 मंत्र हैं। किसमें? लगभग 6000 मंत्र हैं अथर्वा वेद में। तो वेदों में दूसरा सबसे बड़ा वेद है। पहला सबसे बड़ा वेद तो ऋग्वेद है और दूसरा सबसे बड़ा वेद कौन सा है भाई? अथर्वा वेद है। दूसरा सबसे बड़ा वेद कौन सा? अथर्वा वेद। और यजुर्वेद यज्ञ प्रधान वेद है, लगभग 1900 मंत्रों का संकलन है इसमें। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद उपवेद है, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद, अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद। एक बार सभी बच्चे फिर से बोल दीजिए, एक बार सभी बालकों फिर से बोल दीजिए, क्या बोलना है बताइए। ऋग्वेद का क्या होगा? ऋग्वेद का उपवेद। हम बात कर रहे हैं किसकी? उपवेद की। तो ऋग्वेद का उपवेद क्या होगा? आयुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद क्या होगा? धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद क्या होगा? गंधर्वा वेद। अथर्ववेद का उपवेद क्या होगा? शिल्पवेद। उम्मीद है कितनी बात आप समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें। अथर्वा वेद में जादू टोना कितनी बार बताया? उपनिषदों की संख्या 108 बताया हूं। उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं क्योंकि वेदों का अंतिम भाग होने के कारण, वेदों का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं। उपनिषदों को क्या बोलते हैं? यहां पर लिख लेना, उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये वेदों के अंतिम भाग हैं। वेदों के अंतिम भाग होने के कारण, वेदों के अंतिम भाग होने के कारण उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं। और हमने कहा था कि 10 या 12 ही प्रमाणित माने जाते हैं, जिसमें से 10 पर शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है। आदि शंकराचार्य के द्वारा, आदि शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है या टीका लिखा है, जिस कारण 10 उपनिषदों की ही महत्ता बताई जाती है। 10 उपनिषदों का ही महत्व है, ठीक है, जिस पर शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़ लेते हैं। एक चीज ध्यान से देख लेना कि सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, असदो मा सदगमय ऋग्वेद से लिया गया है। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, जिसे हम चंपू शैली कहते हैं। जिसे हम क्या बोल देंगे बालकों? चंपू शैली बोलेंगे। चंपू शैली का मतलब है कि जैसे ऊपर लिख दिया कि तुमको देखा तो ये ख्याल आया, क्या लिख दिया? 2 लाइन का शायरी लिख दिया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, और नीचे लिख दिया कि कवि के अनुसार तुमको देखने से ही वो ख्याल आता है। ठीक है, उस तरह से क्या हो जाएगा? ये गद्य में लिखा और फिर पद्य में उसकी व्याख्या कर दी, यही हो गया चंपू शैली का एग्जाम्पल। बोलो समझ आई बात? यही हो गया चंपू शैली का एग्जाम्पल। बोलो समझ आई बात? आगे बढ़ो। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जिसको विश्वामित्र ने लिखा है। गायत्री मंत्र का उल्लेख है जिसको विश्वामित्र ने लिखा है। ध्यान से देखो, विश्वामित्र पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र किसने लिखा, तो विश्वामित्र ने। अब पूछेगा कि विश्वामित्र किसे समर्पित है, तो सूर्य देवता को, सूर्य देव को समर्पित है गायत्री मंत्र। या एक नाम देता है सविता को, ठीक है, एक नाम क्या देता है? सविता देवता को समर्पित है। सविता का मतलब सूर्य होता है। पुनर्जन्म का उल्लेख पहली बार बृहदारण्यक में आया। अथर्ववेद में सभा समिति को प्रजापति की पुत्रियां बताया गया। राजा परीक्षित को अथर्ववेद में मृत्यु लोक का देवता बताया गया। जीवन भर कुंवारी रहने वाली स्त्रियों को अमाजू कहते हैं। जीवन भर कुंवारी रहने वाली स्त्रियों को अमाजू कहते हैं। ऋग्वेद में एक ही प्रकार के अनाज का उल्लेख है जो जौ था, जिसे यव बोला गया है। यहाँ पे देखिए, जिसे यव बोला गया है। ठीक हो गई बात? आगे बढ़ते। आश्रम के बारे में बताया था छांदोग्य उपनिषद और जबालो उपनिषद में। पहली बार 3 आश्रम का उल्लेख किया गया था। 3 आश्रम का उल्लेख पहली बार किस ग्रंथ में भाई? छांदोग्य उपनिषद में। कौन कौन से थे? ब्रह्मचर्य था, गृहस्थ था, वानप्रस्थ था। बोलो एक बार, बोलिए सारे बच्चे, जहां जहां बैठे वहीं पर बोलना शुरू करो। जहां जहां आप लोग बैठे हैं, अरे सुनो भाई, बच्चा फालतू कमेंट सुनो यार, क्या बोला? जहां पे बैठो वहीं पे बताओ जरा सा कि 3 आश्रमों का उल्लेख पहली बार किस उपनिषद में है?
बोल दो छांदोग्य उपनिषद में, बोल दो छांदोग्य उपनिषद में। क्या बोलेंगे? बोल दो छांदोग्य उपनिषद में है। किस उपनिषद में है? छांदोग्य उपनिषद में। और चारों संन्यास सहित चारों आश्रमों का उल्लेख, संन्यास सहित 4 आश्रमों का उल्लेख कहां पे? पहली बार जबालोपनिषद में। और शुरुआत के 3 आश्रमों का उल्लेख कहां पे? तो छांदोग्य उपनिषद में। बोलो बालको, ठीक हो गई बात? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आगे बढ़ो, आइडेक्स मलिए, काम पर चलिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। कुछ हमने नदियों का नाम बताया था, जैसे सतलज, सतुद्री, रावी, परुष्णी, चिनाव, अश्किनी, झेलम, वितस्ता, ब्यास, बिपाशा, घग्गर, दृष्टवती और गंडक, सदानीरा। गंडक, सदा, घग्गर को सदानीरा। ठीक है, इस तरह से कुछ प्राचीन जो वैदिक काल की नदियां हैं उनको आधुनिक काल में किस नाम से जानते हैं, ये बात आप समझे थे। अब हम लोग आ गए अपने टॉपिक पे। अब लोग हम लोग आ गए अपने टॉपिक के, जिसकी शुरुआत हम लोग किए थे, अलका सिंह छांदोग्य उपनिषद। बहुत सही, जबालोपनिषद, वेरी गुड, बहुत सही आंसर है आपका, बहुत सही आंसर है, गुड आंसर है। संगीता यादव, गुड इवनिंग सभी को। अभी तिवारी, कोमल सोनी, संगीता यादव, अभी तिवारी, अलका सिंह, सभी बच्चे जुड़ चुके हैं। मुझे लग रहा है एक बार आप शेयर कर दें, लाइक ठोक दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, शुरुआत कर लेते हैं बौद्धिज्म की। बुद्धिज्म देखो एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, बड़ी ही गर्म टॉपिक है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा धैर्य रखना। इसमें देखिए बौद्ध धर्म में इनके पिता का नाम सुद्धोधन, हालांकि कल इस पे चर्चा हुई थी, बस एक रफली करवा रहा हूं इसको। पिता का नाम सुद्धोधन, माता का नाम महामाया और पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल। क्या बोला? इनके माता या विमाता या सौतेली माता का नाम था प्रजापति गौतमी। क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। माता या विमाता का क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। बुद्ध के जीवन की 2 बड़ी घटनाएं हैं जिनको एक नाम दिया गया है। जैसे जब 29 साल की उम्र में ये अपना गृह त्यागते हैं, कितने वर्ष की उम्र में? तो 29 वर्ष की उम्र में ये अपना घर त्यागते हैं। और जिस घटना को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण बोला गया, बुद्ध के गृह त्याग की घटना को किस नाम से जाना गया? किस नाम से जाना गया? बोलिए। महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना गया है। और गौतम बुद्ध की मृत्यु लगभग 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी, लगभग 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी। और 80 वर्ष की अवस्था में मरने के बाद इनके मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण बोला गया। देखो 2 शब्द होता है, ध्यान से समझ लो एक बार। एक शब्द होता है निर्वाण, ठीक है, और एक शब्द होता है महापरिनिर्वाण। एक शब्द क्या होता है? महापरिनिर्वाण। एक शब्द क्या है? महापरिनिर्वाण। और एक शब्द है निर्वाण। अब निर्वाण का मतलब क्या होता है? निर्वाण का मतलब होता है दीपक का बुझ जाना, दीपक का बुझ जाना, दीपक का बुझ जाना। अब ये कौन सा दीपक है? जैसे मान लो एक दीपक तो ये हमने जला दिया, क्या ये वाला दीपक बुझ जाए? फूंक मार दो दीपक बुझ जाए तो इसी को दीपक का बुझ जाना कहते हैं ना बालक, ना कतई ना। क्या किसे कहेंगे? किसे बोलेंगे मुन्ना की दीपक का बुझ जाना? निर्वाण का मतलब क्या होता है? निर्वाण का मतलब क्या होता है? दीपक का बुझ जाना। और कैसे दीपक का बुझ जाना? कौन सा दीपक बुझेगा? जो हमारे मन में मोह का दीपक जल रहा है, लालच का दीपक जल रहा है, सांसारिक वस्तुओं से जो संबंध का दीपक जल रहा है, जब वो बुझ जाए, अर्थात हमारी आत्मा, हमारा मन तृप्त हो जाए, सांसारिक लगन से विरक्त हो जाए, तब उसे हम बोलते हैं निर्वाण की स्थिति। जैसे जीते जी मर जाना, जीते जी मर जाना, ठीक है, उसे निर्वाण बोलेंगे। तो निर्वाण आप इसी जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन महापरिनिर्वाण प्राप्त करने के लिए मरना जरूरी है। क्या भाई, स्वर्ग जाने के लिए मरना जरूरी है कि नहीं है? बोलिए। जीते जी किसी को स्वर्ग मिलेगा क्या? जीते जी किसी को स्वर्ग मिलेगा क्या? नहीं ना। तो अगर आपको स्वर्ग जाना है, सदैव के लिए इस संसार से मुक्ति पानी है, जीवन मरण के चक्र से छुटकारा चाहिए, तो बोलो प्यार से क्या हो जाना चाहिए? महापरिनिर्वाण।
और ये मृत्यु के बाद ही संभव है, जबकि निर्वाण की स्थिति इसी जीवन में संभव है। बोलो बात समझ आई कि नहीं समझ आई? बोलो बच्चों बात समझ आई कि नहीं समझ आई? बोल दो एक बार बोल दो यस समझ में आ गई है बात। एक बार बोल दीजिए आपको बात समझ में आ गई है। अलका सिंह नो सर, क्या ना समझ में आया? ऋचा राय नहीं समझ में आया, ऋचा को नहीं समझ में आया है और अलका को नहीं समझ में आया है। फिर से बोले, फिर से बोल दें? देखो आओ फिर से बता लेते हैं। अब इसमें कौन सी गणित समझा रहा था मैं, यहां देखो स्पेस थोड़ा सा यहीं पे समझ लो। जैसे निर्वाण का मतलब होता है जब आप इसी संसार में जीवन बिता रहे हैं, जब आप इसी संसार में जी रहे हैं और आपके मन में तमाम तरीके की लालसा है, इच्छा है कि जैसे आपने जो लाल पीला नीला देखा वो आपका है, ठीक है? जैसे जो भी चीजें हैं, अब गोरकी भी हमारी, समरकी भी हमारी, मोटकी भी हमारी, पतलकी भी हमारी, ये वाली फीलिंग जब तक आपके मन में रहेगी तब तक आप निर्वाण नहीं पा सकते हैं। जब तक आप सोचेंगे कि ये वाली बिल्डिंग हमारी है, ये वाली भी हमारी हो जाए, वो वाली बाइक हमारी है, वो कार हमारी हो जाए, इतना पैसा हम ले ले, यहाँ से कमा ले, वहां से लूट ले, जब तक ये विचार आपके मन में जिंदा है तब तक आपका जो आत्मा है वो अतृप्त है, असंतुष्ट है। और जब आप अध्यात्म के रास्ते पर चलते हैं तो ये इच्छाएं आपकी मर जाती हैं, इच्छाएं आपकी मर जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि इच्छाओं का दमन, हम क्या कहेंगे? इच्छाओं का दमन हो जाना। जब आपकी इच्छाएं दमित हो जाएं, इच्छाएं तृप्त हो जाएं, चीजों को प्राप्त करने की लालसा खत्म हो जाए, तब उसे हम क्या बोलते हैं? निर्वाण कहते हैं। तब उसे हम क्या बोलते हैं? निर्वाण कहते हैं। सुचित पाल फतेहपुर, बहुत सही, फतेहपुर से भी बच्चे जुड़े हुए हमारे पास हैं। मनीष यादव यस सर, अभी तिवारी नो। क्या ना समझ में आ रहा है यार? फिर से सुन लो बात को, फिर से बात को सुन लो। सर बड़ा कर लीजिए। हाँ ठीक है, बड़ा तो कर लिया हूं। देखो क्या हो जाएगा, एक बात हमने ये कहा, एक बात तो हमने ये कह दिया, एक बात तो ये कह दिया कि निर्वाण का मतलब क्या हो गया? निर्वाण का मतलब होता है कि ऐसी अतृप्त भावना जिससे हम आज भी जुड़े हुए हैं और ये हमें इसी जीवन में प्राप्त हो सकता है। जैसे हम किसी को भूल जाएं, हम किसी को भूल जाएं, हम किसी से बहुत घनिष्ठ प्रेम करते हैं, अथाह प्रेम करते हैं, और हम क्या करें? उनको भूल जाएं, और ऐसा भूलें कि जैसे कुछ था ही नहीं, ऐसा भूलें कि जैसे कुछ था ही नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं देता हूं, यहाँ पे देख लो, हालांकि मैराथन क्लास थी इसलिए मैं एग्जाम्पल देने से बच रहा था। मैं ये बार बार कहता हूं कि कोई एक बालक है, किसी एक बालिका से उसका प्रेम संबंध है, कोई एक बालक है और उस बालिका से उसका एक प्रेम संबंध है। अब मान लो कि ये लोग दर्जा 12 में थे, तभी से गलत रास्ते पर निकल गए थे, माने प्रेम संबंध हो चुका था। अब एक बार कुंभ के मेला में लड़का जैसे ही डुबकी लगाया, और डुबकी लगा करके जैसे ये ऊपर आया पानी से, देखा कि एकदम नन्हे नन्हे पांव से पायजनी छुन्न छुन्न करती हुई एक बहुत ही सुघर सुंदर एक बच्ची को उंगली पकड़ाए एक महिला जा रही है दूसरी तरफ, और अचानक इस बच्चे की नजर जब इस पर पहुंची और देखा कि एक बच्ची को हाथ में पकड़ाए वो जा रही है, तो धक से करेजा कर गया इसका। कैसा बोला? धक से करेजा कि अरे कहीं वही तो नहीं जो इंटर में थी हमारे साथ। और जब ठीक से उसने देखा तो ये उसके साथ नहीं थी। इसका मतलब ये है कि इसके प्रति जो भावना है, जो संबंध है, जो जुड़ाव है, वो खत्म नहीं हो पाया है। जब तक ये चीज खत्म अगर हो गई होती तो उसको देखने के बाद इसके हृदय में कोई भी बात ना याद आती, वो है कि कौन कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर ये ख्याल आया तो इसका मतलब कि सामाजिक संबंधों से, सांसारिक संबंधों से आपका मोह अभी भंग नहीं हुआ है। जब भंग हो जाए,
जैसे सामने देख करके, सामने बेवफाई का गाना चलता रहे और बेहयाई करके कोई गुजर जाए, ऐसे में क्या बोलेंगे कि वो निर्वाण प्राप्त हो गया है। संसार में सारी चीजें भूल जाओ तो निर्वाण प्राप्त हो जाए। और अगर इस स्थिति में व्यक्ति को मृत्यु की प्राप्ति हो गई, तब उसे हम कह सकते हैं कि वो महापरिनिर्वाण की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, महापरिनिर्वाण उसको प्राप्त हो गया है। बोलो अब बात समझ आई? एक बार बोल दो कि बात अब समझ में आई कि नहीं समझ आई। एक बार अब बोल दो बात समझ में आई कि नहीं आई। नाइस फिगर सर। ठीक है, ये बताओ बात समझ गए कि नहीं समझ गए। अब आगे बढ़ो, आइडेक्स मलो और काम पे चलो, आगे आ जाओ। तो बुद्धिज्म की बात हम लोग कर रहे हैं, बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं। बौद्ध धर्म को लेकर के एक चीज और आप देखिएगा कि इसके जो बौद्ध धर्म की बातें हैं, इसमें कुछ 4 संगीतियों का आयोजन किया। हालांकि संगीतियां तो 5 होती हैं, 4 + 1, ठीक है, 5 होती हैं। पहली संगीति, दूसरी, तीसरी और चौथी। पहली संगीति, दूसरी संगीति, तीसरी संगीति और ये है चौथी संगीति। और इसके बाद एक 5वीं हुई थी कन्नौज में, लेकिन वो असफल हो गई थी, तो उसको काउंट ना किया जाता है, वो असफल हो गई थी। अब एक बार देख लो, 483 ईस्वी में जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई, तो पहली बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में किया गया था। अध्यक्ष थे महाकश्यप और अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था। 100 साल बाद फिर से दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, जो वैशाली में था। सब्बा कामी यहां पे लिख दे रहा हूं, सब्बा कामी इसके अध्यक्ष थे। सब्बा कामी इसके अध्यक्ष थे। कालाशोक शासक था, शिशुनाग वंश का था। अब यहाँ पे डेट थोड़ी सी दिक्कत है, जैसे कहीं पर 247 लिखा है, कहीं पर 249, कहीं 50, कहीं 52, कहीं 54, तो डेट एकदम कंफ्यूजिंग है। लेकिन मान लेते हैं 250 ईसा पूर्व के आसपास पाटलिपुत्र में तीसरे बौद्ध सभा का आयोजन हुआ और इसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तिष्य ने किया था, अशोक के समय, जो मौर्य वंश का शासक था। प्रथम सदी ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में वसुमित्र की अध्यक्षता में अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। कनिष्क शासक था कुषाण वंश का। चौथे बौद्ध सभा का आयोजन किया गया। अब चौथे बौद्ध सभा का जब आयोजन हुआ था, तो इस बौद्ध सभा में आप समझे इस बात को कि जब चौथे बौद्ध सभा का आयोजन हुआ, तो इसी बौद्ध सभा के दौरान बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। कितने भागों में बट गया? हीनयान और महायान 2 भागों में बट गया। हीनयान और महायान 2 भागों में बट गया। हीनयान और महायान 2 भागों में बट गया। आगे अब देखते हैं, ये पूछा जाता है आपसे कि बौद्ध धर्म का बंटवारा किस वाले अधिवेशन में हुआ था? तो चौथे अधिवेशन में हुआ था। कुछ हम बौद्ध ग्रंथों की अगर बात करें, बौद्ध साहित्य की अगर हम बात करें, तो बौद्ध ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथों को क्या बोलते हैं? त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक क्या बोलते हैं? त्रिपिटक कहते हैं। बौद्ध ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। 3 पिटक कौन कौन से हैं? देखिए 3 पिटक कौन कौन से हैं? एक पिटक तो है सुत्त पिटक। एक पिटक क्या है? सुत्त पिटक है। दूसरा पिटक क्या है? अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। 3 पिटकों की अगर हम चर्चा करें, अगर हम 3 पिटकों की बात करें, एक बात तो ये देख लेना, यस सर समझ आ रहा, संगीता, मनीष यादव को भी समझ आ रहा, सभी को समझ आ रहा है, सभी को समझ आ रहा है। बहुत अच्छी बात है कि हम समझा पा रहे हैं आप सभी को। बहुत अच्छी बात है कि हम आप सभी को समझा पा रहे हैं। इसके लिए हम नहीं, आप थैंक यू के पात्र हैं। इसके लिए हम नहीं बल्कि आप थैंक यू के पात्र हैं। पीछे की चीजें आप जितना मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, रिवाइज करते जाइए। मुझे लगता है ये मैराथन के नाम पे बहुत गजब का सेशन आपको मिल जा रहा है। मैराथन के नाम पर आपको बहुत ही गजब का सेशन आपको मिल जा रहा है। इसलिए पूरी तन्मयता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आप इस बात को समझने का प्रयत्न करिए।
पूरी ईमानदारी से बात को समझने का प्रयत्न करिए। पूरी ईमानदारी से आप बातों को समझने का प्रयत्न करेंगे तो चीजें आपके लिए बहुत ही सही हो जाएंगी। चीजें आपके लिए बहुत ही सही हो जाएंगी। आइए, कमेंट कोई नया नहीं है। देखें क्या बोला, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक, 3 पिटक की चर्चा होती है। कितने पिटकों की भाई? 3 पिटक की चर्चा होती है। पिटक। अब ये जो सुत्त पिटक है, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक, सुत्त पिटक की रचना आनंद ने किया है। सुत्त पिटक की रचना आनंद ने किया है। विनय पिटक की रचना मोगली पुत्र तिष्य ने किया है। मोगली पुत्र तिष्य, मोगली पुत्र तिष्य ने किया है। और विनय पिटक की रचना उपाली ने किया है। विनय पिटक की रचना उपाली ने किया है। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, बौद्ध साहित्य को, बौद्ध ग्रंथों को 3 भागों में हम समझते हैं। बौद्ध ग्रंथों को 3 भागों में हम लोग समझते हैं। पहला भाग क्या बोला हमने? पहला भाग क्या बोला? पहला भाग बोल दिया हमने ये सुत्त पिटक। पहला भाग क्या बोल दिया? सुत्त पिटक बोला। दूसरा क्या बोला? अभिधम्म पिटक। और तीसरा विनय पिटक। तो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, 3 पिटकों की चर्चा होती है। 3 पिटकों की चर्चा होती है। देखो, अब सुत्त पिटक को किसने लिखा? आनंद ने। विनय पिटक को किसने लिखा? उपाली ने। विनय पिटक को किसने लिखा? उपाली ने। उपाली नाम है इनका, उपाली। उपाली जो एक नाई का पुत्र था, मोगली पुत्रस्य, ये अभिधम्म पिटक को लिखते हैं। एक बात नोट कर लेना कि विनय पिटक को बौद्ध धर्म का संविधान कहते हैं, क्योंकि इसी विनय पिटक में बौद्ध धर्म के संबंधी जितने भी नियम कानून हैं उन सबको इसी में लिखा गया है। बौद्ध धर्म के जितने भी नियम कानून हैं उसको इसी में लिखा गया है। एक बौद्ध ग्रंथ का नाम और आप सुन लीजिए, जिसको हम जातक कथाएं कहते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? जातक कथाएं। और जातक कथाओं की संख्या लगभग 550 या 547 कभी कभी मिलता है। जातक कथाओं की संख्या लगभग 550 या 547 है। इसमें बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी मिलती है। भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी कहाँ मिलती है? भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी कहाँ मिलती है? जातक कथाओं में। जातक कथाओं की संख्या कितनी है? लगभग 550 या 547। आगे बढ़े। आ जाओ बालकों, आ जाओ बालकों, आ जाओ। जैन धर्म पे आते हैं। जैन धर्म, जैन धर्म के बारे में बातें थोड़ी सी सीख लीजिए। जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं ऋषभदेव। इसके संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं। देखिए थोड़ी सी बात को, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव हैं। ऋषभदेव किस धर्म के संस्थापक हैं? जैन धर्म के। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक पूछ दे, अगर वास्तविक संस्थापक पूछे, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, देख एक बार थोड़ा सा बताएंगे क्या कलर ठीक है? वास्तविक अगर पूछे तो वास्तविक इसके हैं महावीर स्वामी। स्वामी महावीर। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन? स्वामी महावीर। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन? स्वामी महावीर। एक बार जरा सा बताएं कि क्या ये इस कौन सा कलर है? ये ब्लू वाला कलर आपको दिख रहा? ब्लू नहीं है, वायलेट है। वायलेट कलर आपको दिख रहा है ठीक से? वायलेट कलर आपको दिख रहा है? यस और नो कर ले। तो जैन धर्म के संस्थापक को अगर हम देखें तो जैन धर्म के संस्थापक या पहले तीर्थकर तो माने जाते कौन? ऋषभदेव। लेकिन वास्तविक स्थापना का श्रेय दिया जाता है महावीर स्वामी को। ठीक है, महावीर स्वामी को जाना जाता है। 23वें तीर्थकर के रूप में पार्श्वनाथ को जाना जाता है, जो काशी के नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। ये संवेद पर्वत पर करीब 84 दिन तक तपस्या करते हैं और उसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। 84वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई
और ज्ञान प्राप्त होने के बाद ये अपने अनुयायियों को अपने ज्ञान के बारे में अपने मत का प्रचार प्रसार करने लगते हैं। 24वें तीर्थकर के रूप में जाना जाता है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक स्वामी महावीर को। किसे जानते हैं? स्वामी महावीर को, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर है और वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। क्यों वास्तविक है? क्योंकि इन्हीं के समय, स्वामी महावीर के समय वर्धमान, इनके बचपन का नाम वर्धमान है। वर्धमान, बचपन का नाम क्या है? वर्धमान है। महावीर के बचपन का नाम क्या है? वर्धमान है। वर्धमान महावीर को वास्तविक संस्थापक मानते हैं। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था वैशाली के निकट कुंड ग्राम में, और इनके पिता ज्ञात्रिक कुल से संबंधित थे। इनके पिता ज्ञात्रिक कुल से संबंधित थे। इंपॉर्टेंट बात है प्यारे विद्यार्थियों, इनके पिता ज्ञात्रिक कुल से संबंधित थे और इनके माता का नाम था त्रिशला और पत्नी का नाम था यशोदा। ध्यान से समझना बात, महावीर के पत्नी का नाम यशोदा और बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा। बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। अब यशोधरा या यशोधरा कहे, बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा। जिसके पति का नाम छोटा है अर्थात बुद्ध, जिसके पति का नाम छोटा है अर्थात बुद्ध, उसकी पत्नी का नाम क्या होगा? बड़ा होगा। जैसे, और जिसके पति का नाम बड़ा अर्थात महावीर, उसकी पत्नी का नाम क्या होगा? छोटा होगा। जैसे मोदी का नाम बड़ा है, मोदी महावीर है, तो उनकी पत्नी क्या है? छोटा है उनका नाम कोई जानता नहीं। ठीक है, तो ये जो है यशोदा, ये किसकी पत्नी? महावीर। चूंकि महावीर का नाम बड़ा, महावीर 4 अक्षर, और जिनकी पत्नी का नाम बड़ा यशोधरा, उनके पति का नाम छोटा है। इस तरह से आप इसको याद रखने का प्रयास करेंगे। 12 साल तपस्या करके 42वें वर्ष, उम्र के 42वें वर्ष में ये जा करके ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। कौन? महावीर स्वामी। और जृंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष, बरगद वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसे? महावीर को। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई 42वें वर्ष में। 12 साल की उम्र में 12 वर्ष लगातार तपस्या करने के बाद 42 साल की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहाँ पे? तो जृंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे कह सकते हैं। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। महावीर की मृत्यु 72 वर्ष की उम्र में हुई थी, पावापुरी में। ध्यान से देखना बात को, पावापुरी। मृत्यु इनकी 468 ईसा पूर्व में, 468 ईसा पूर्व में पावा में हुई थी। कभी कभी पावापुरी देता है, कभी कभी पावा देता है, तो इनकी मृत्यु पावा में या पावापुरी में हुई थी। इनके शिष्यों को, या ये कह सकते हैं, जैसे देखिए भगवान बुद्ध के मृत्यु के बाद उन्होंने किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था। उन्होंने किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था, लेकिन महावीर के मरने के बाद, महावीर के मरने के बाद, एक बार बच्चों कमेंट कर लो कि बात समझ आ रही ना? ऐसा तो नहीं कि मैं अकेले बोला जा रहा हूँ और आपको कुछ पल्ले ना पड़ रहा हो। ऐसा तो नहीं है कि मैं अकेले बोल रहा हूँ और आपको कुछ समझ में ना आ रही हो बात। एक बार जरा सा कमेंट करके बताओ सारे बच्चे, यस लिखो। सभी लोग एक बार यस लिख के दिखाओ जरा, तो ये करके दिखाओ जरा, ये करके दिखाओ, यस लिख के दिखाओ। कमान कमान, हरी अप, जल्दी से आप लोग यस करके बताएंगे कि बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। शीघ्रता से आप लोग बताएं कि क्या समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। 7, 7:30 हो सकता है 8 भी बच जाए। मेडुअल पूरा आज ले जाएंगे, प्रयास तो यही करेंगे। देखें, महावीर के जो शिष्य रहे 11 शिष्य थे, इसी को गणधर कहा गया था। इसी को क्या बोला गया था? गणधर बोला गया था। 11 शिष्यों को गणधर, मतलब जो इनके मत का बाद में प्रचार प्रसार किए। सारे बच्चे सो गए हैं क्या? सभी बच्चे सो रहे हैं क्या? फिर से एक बार कमेंट करो आप लोग, यस यस कमेंट करो। सुचित पाल फतेहपुर, यस सर आ गया। और ये क्या है? डेडली गेमिंग, यस। अच्छा,
यशपाल शर्मा यस सर, समझ आ रहा है। बजरंग पटेल यस। अलका समझ आ रहा, ठीक है। आगे बढ़े क्या? संगीता भी बोल दी यस। चलो एक बार संगीता, अलका आप लोग अपने बैचमेट्स के साथ शेयर कर लीजिए। जो बच्चे एक ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं वो बच्चे एक बार अपने फ्रेंड सर्कल में चीजों को शेयर कर लें। जैसे संगीता और ये जो बजरंग पटेल हैं, जिनका नाम मैं जान रहा हूं, जिनका नहीं भी जान रहा हूं, जिनका मैं नहीं भी जान रहा वो बच्चे भी, मनीष है, जो भी बच्चे ऑफलाइन मुझसे क्लास ले रहे हैं वो अपने कम से कम विद्यार्थियों के साथ जो उनके फ्रेंड सर्कल में है उनको एक बार शेयर कर दीजिए। संख्या बहुत कम है, एनर्जी कम हो रही, पेट्रोल डालिए थोड़ा सा, शेयर का पेट्रोलिंग करिए, तब मामला आगे बढ़ेगा। सुनो, मरने के बाद जैनियों के प्रधान सुधर्मन हुए थे। अब जैसे देखो कि जब मृत्यु हो गई थी किसकी, महावीर स्वामी की, महावीर स्वामी की मृत्यु हुई तो उसके बाद गद्दी पर, या ये कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म का नेतृत्व करता है सुधर्मा। सुधर्मा को कभी कभी सुधर्मन कहते हैं, सुधर्मा को कभी कभी सुधर्मन कहते हैं। इसके बाद जम्बू होता है, जम्बू नाम का एक व्यक्ति। इसके बाद संभूति विजय, इसके बाद संभूति विजय नाम का व्यक्ति होता है। फिर स्थूलभद्र और भद्रबाहु। इस तरह से महावीर के मरने के बाद जैन धर्म के प्रमुखों का क्रम आगे बढ़ता है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ प्यारे विद्यार्थियों। हाँ, एक चीज ये ध्यान देना, यहाँ पे महावीर स्वामी का प्रतीक सिंह है और महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया है। और जो जैन ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथों को आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथों को क्या बोलते हैं? आगम। अच्छा एक बार कमेंट करके बताओ, बौद्ध ग्रंथों को क्या बोलते हैं? अगर जैन ग्रंथों को आगम बोलते हैं तो बौद्ध ग्रंथों को क्या बोलते हैं भाई? बौद्ध ग्रंथों को क्या बोलते हैं? एक बार सभी बताएंगे। राम लखन जी और ऋषभ श्रीवास्तव, ऋषभ श्रीवास्तव एक बार फिर से आप कमेंट करिए कि अगर जैन ग्रंथों को आगम अथवा अंग कहा जा रहा है तो बौद्ध ग्रंथों को क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपने अपने का ढक्कन खोल करके आंसर करो, शीघ्रता से, शीघ्रता से, शीघ्रता से बोल दो बालक। जब तक बोलोगे नहीं, जब तक तोड़ोगे नहीं, तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। बता दो अच्छा कि बौद्ध धर्म के ग्रंथों को क्या बोलते थे? त्रिपिटक। यशपाल शर्मा का आंसर आया, बहुत ही खूबसूरत आंसर आया। डेडली गेमिंग का भी आंसर आ गया, त्रिपिटक। बहुत सही, आप लोग बहुत गजब का आंसर कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत आंसर कर रहे हैं। सोनी कौशल त्रिपिटक, बहुत सही। डेडली गेम त्रिपिटक हो गया, त्रिपिटक यशपाल का हो गया। बाकी बच्चे भी जल्दी से कमेंट करें तो आगे बढ़ूंगा, जल्दी से कमेंट करो तो आगे बढ़ूंगा। ऋषभ श्रीवास्तव का भी त्रिपिटक आ गया, बहुत खूबसूरत आंसर, बहुत ही खूबसूरत आंसर, गजब का आंसर कर रहे हैं आप लोग, बहुत गजब का आंसर कर रहे हैं। अलका सिंह का भी त्रिपिटक आ गया। लो, दो चार लोग और बचे, जल्दी से करो, 15 कमेंट मुझे दिखने चाहिए। 15 लोग लाइक हैं, कम से कम 15 लोग बोल दो त्रिपिटक त्रिपिटक त्रिपिटक। क्या बोलोगे? त्रिपिटक त्रिपिटक त्रिपिटक। जबकि जैन ग्रंथों को क्या बोलेंगे? आगम अथवा अंग बोलेंगे। ठीक है, आगम अथवा अंग बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता देख लो, प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी पाटलिपुत्र में। और इसी में श्वेतांबर और दिगंबर दो भागों में जैन संप्रदाय बट गया था। दूसरी जैन सभा का आयोजन गुजरात के वल्लभी में किया गया था, गुजरात के वल्लभी में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता देवर्दिगढ़ अथवा क्षमा श्रमण, देवर्दिगढ़ अथवा क्षमा श्रमण, ठीक है, देवर्दिगढ़, ये एक ही व्यक्ति का नाम है, देवर्दिगढ़ अथवा क्षमा श्रमण के द्वारा इसका वो किया गया था, अध्यक्षता की गई थी। अच्छा देखो, दो ही की बात मिलती है, दो, जैसे बौद्ध धर्म में 4 संगीति की बात होती है ना, वैसे यहाँ पे सिर्फ 2 बौद्ध संगीतियों का उल्लेख मिलता है। बोलो बात क्लियर हुई? बोलो बात क्लियर हो गई? बोल दो एक बार सभी बच्चों को, बात क्लियर हो गई कि नहीं? आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाते हैं। 6ठी सदी ईसा पूर्व में महाजनपदों का उदय। अब एक बार समझ लेना, एक बात समझ लेना कि अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चल रहे हैं, महाजनपदों का उदय, महाजनपदों का
उदय। अब ये महाजनपदों का उदय कैसे होगा? छठी सदी ईसा पूर्व में। कौन सी सदी ईसा पूर्व में भाई? छठी सदी ईसा पूर्व में महाजनपदों का उदय होगा। यहाँ पर एक बात ध्यान देना, यहाँ पर एक बात ध्यान देना, बजरंग पटेल का भी आंसर आया, राम लखन का भी आंसर आ गया, आकांक्ष यस सर क्लियर है, ठीक है, यशपाल जी का भी आ गया आंसर। देखो 16 महाजनपदों की अगर हम बात करें तो छठी सदी ईसा पूर्व में, छठी सदी ईसा पूर्व में दो तरह के कांड होंगे। मगध को सेंटर मान करके, सेंटर क्या होगा बच्चों? मगध होगा। एक तरफ धार्मिक आंदोलन चल रहे थे, कल हमने बताया था, एक तरफ धार्मिक आंदोलन चल रहे थे जिसमें आपने जैन धर्म को देखा, जिसमें आपने बौद्ध धर्म को देखा, ठीक है, इसको हम देख चुके हैं। और दूसरी तरफ यही मगध को केंद्र मान करके राजवंशों का उदय हो रहा था, दूसरी तरफ राजवंशों का उदय हो रहा था। और इसके पहले हम देखेंगे 16 महाजनपदों का उदय या 16 महाजनपदों का उदय हो रहा था। आओ कुछ प्रमुख पॉइंटों पर चर्चा कर लेते हैं। नीरज कुमार पटेल भी जुड़ चुके हैं, नीरज कुमार पटेल भी जुड़ चुके हैं। एक बार देखना फिर से जरा, तो छठी सदी ईसा पूर्व में, छठी सदी ईसा पूर्व में मगध को केंद्र मान करके दो काम हो रहे हैं, मगध को केंद्र मान करके दो काम हो रहे हैं। एक तरफ क्या हो रहा है कि धार्मिक आंदोलनों का उदय हुआ जिसमें बौद्ध और जैन को हमने पढ़ा, और दूसरी तरफ क्या होगा भाई? दूसरी तरफ क्या होगा? राजवंशों का उदय हो रहा है, दूसरी तरफ राजवंशों का उदय हो रहा है और एक तरफ धार्मिक आंदोलन। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब 16 महाजनपदों के बारे में समझ लेना थोड़ा सा। 16 महाजनपदों के बारे में कुछ महाजनपद यहाँ पे दिए गए जिसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ये बात देख लो, एक तरफ महाजनपद दिया गया है, दूसरी तरफ उसकी राजधानी दी गई है। एक तरफ महाजनपद दिया गया है, दूसरी तरफ उसकी राजधानी दी गई है। तो एक तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये महाजनपद है, क्या है? महाजनपद है, और ये है राजधानी। ये महाजनपद है और ये है क्या? राजधानी। ठीक हो गई बात? आ जाओ, देखो, अंग बोलो चंपा, मगध का राजगिरी, काशी का वाराणसी, कौशल का श्रावस्ती, वज्र का वैशाली, मल्ल का कुशीनगर, चेद का सोतवती, वत्स का कौशाम्बी, कुरु का इंद्रप्रस्थ, पांचाल का अहिक्षत्र, ये मत्स्य है, मत्स्य का विराटनगर, शूरसेन का मथुरा, अशमक का पोटन या इसी को पैठन भी कहते हैं, पोटन या इसी को पैठन या इसी को प्रतिष्ठानपुर भी कहते हैं, इसी को प्रतिष्ठानपुर भी कहते हैं। दक्षिण भारत में पाए जाने वाला एकमात्र स्थल है महाराष्ट्र का, एकमात्र ऐसा 16 महाजनपदों में महाजनपद जो साउथ इंडिया से पाया गया, दक्षिण भारत से पाया गया, वो कौन सा होगा? तो वो अशमक होगा जो महाराष्ट्र या पैठन प्रतिष्ठानपुर से पाया गया। आगे अवंती उज्जैनी मध्य प्रदेश का है, और गांधार तक्षशिला से है, कंबोज हाटक से है। कंबोज हाटक, कम बोल हट जा, ध्यान से सुन लेना, बात को याद करवा दे रहा हूं, ध्यान से बात को सुन लेना, याद करवा दे रहा हूं। कैसे आप 16 महाजनपदों और उसकी राजधानी को याद रखोगे, कैसे 16 महाजनपद और उसके राजधानी को याद करोगे? एक बार ध्यान से सुन लो, 16 महाजनपद और उसकी राजधानी को याद करने का इससे बेजोड़ ट्रिक, इससे धारदार ट्रिक कभी देखोगे नहीं तुम, इससे जबरदस्त धारदार ट्रिक कभी देखोगे नहीं। एक बार समझ लो बात को, 16 महाजनपदों को कैसे याद रखना है, इस बात के लिए छोटा सा ट्रिक है, समझ गए तो ठीक है, ठीक है, समझ गए, खेला तो अच्छी बात है। बोल दो, बता दूं ट्रिक, बोलो बता दूं ट्रिक क्या? यहाँ पे नीचे देखो क्या बोला है? कंबोज, बोला कि कम बोल, और क्या कहा? हट जा, कम बोल हट जा, क्या बोला? कंबोज हट जा, कम बोल हट जा। गंधार का मतलब गंध, गंध दे रही है क्या? तक्षशिला, गंध दे रही है क्या? तक्षशिला। और अवंती का उज्जैन या उज्जैनी आप बार बार पढ़ते हैं। आगे अश्मक, अश्मक को आप अश्व समझ रहे हैं क्या? अगर अश्मक को अश्व समझ रहे हैं तो इसका मतलब पोटली या पैठन, पोटली हम लोग किस पर लादते हैं? घोड़े पर कि नहीं? तो अश्मक को, अब ये बड़ा वाला अश्मक होता है, ऐसे अश्वमक होता है, अश्वमक शुद्ध होता है, तो अश्व का मतलब घोड़ा, और घोड़े पर हम लोग पोटली लादने का काम करते हैं। सूरसेन मथुरा का प्राचीन नाम है, सूरसेन मथुरा का प्राचीन नाम है।
मछली खाओ विराट बनो। मछली खाओ क्या बनो भाई? मछली खाओ विराट बनो। जो लोग नहीं खाते वो भी दूध पी के विराट बन जाएंगे। जो मछली नहीं खाते हैं वो दूध पी के विराट बन जाएंगे। जो मछली खाते मछली खाओ विराट बनो। पांचाल अहिछत्र, 5 लोग चलते हैं। कौन? अहिर। कौन? अहिर। 5 लोग कौन चलते हैं? जब अहिर चलते हैं तो कामपिल्य लोग कांपते हैं। कामपिल्य दूसरी राजधानी थी, उत्तरी और दक्षिणी 2 राजधानियां थी पांचाल की। एक राजधानी थी अहिछत्र, दूसरी राजधानी कामपिल्य थी। तो 5 लोग चलते हैं। कुरु इंद्रप्रस्थ पुराना नाम है। इंद्रप्रस्थ का पुराना, अच्छा ये बताओ समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रही बात ना? कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी क्या? इंद्रप्रस्थ। जो दिल्ली और मेरठ वाला एरिया है वहीं पे क्या है? पहले इंद्रप्रस्थ हुआ करता था। दिल्ली का पुराना नाम भी इंद्रप्रस्थ है। चंपा का अंग, चंपा का अंग क्या हो जाएगा? चंपा का अंग हो जाएगा। मगध, मग, मग गिरा राजा के घर में, राजगृह। और ये मग, और इसी का एक नाम है गिरिवज्र। इसी का एक नाम क्या है? गिरिवज्र। तो मग गिरा राजा के गृह में या राजा के घर में। मग गिरा राजा के घर में, ठीक हो गया। मग गिरा राजा के घर में। काशी का वाराणसी कहने की जरूरत ही कुछ ना है। कौशल का श्रावस्ती, प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। सुना कभी? ना सुना? सुन लो फिर से। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। ये किसके बारे में बोला गया? अयोध्या के बारे में बोला गया। अयोध्या पहले श्रावस्ती के अंतर्गत आता था, तो इसलिए श्रावस्ती, कौशल, वैशाली, वाज, वज्जी। बाज मत वैशाली से, बलशाली से मत बाज। लड़ाई ना करो, कोई बलशाली आदमी है तो, ठीक है। वैशाली से, वैशाली से वज्जी मत, बाज मत। मल्ल एक कुश्ती है, कुशीनगर। चेदी सोथिवती, और वत्स का कौशाम्बी। बोलो याद रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो याद रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो याद रहेगा कि नहीं रहेगा? एक बार फिर से बोल दो। क्या समझ में आ गई ट्रिक? हालांकि ट्रिक नहीं था, ट्रिक तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो भी था काम का चीज था। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। मगध के उत्कर्ष, हाँ 16 महाजनपदों में एक चीज ध्यान से और देख लेना 16 महाजनपदों के बारे में। ये जो 16 महाजनपद है, 16 महाजनपदों की जानकारी हमें कहाँ मिलती है? 2 ग्रंथों में। हमने कहा ये 16 महाजनपद, 16 महाजनपद की जानकारी कहां से मिलती है? जानकारी एक तो मिल जाएगी हमको जैन धर्म से, और दूसरा हमको मिल जाएगा बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ से और जैन धर्म के किस ग्रंथ से? तो बौद्ध धर्म के और जैन धर्म का एक ग्रंथ है भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। और बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय। जैन धर्म का ग्रंथ है भगवती सूत्र, और बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, और जैन धर्म का ग्रंथ है भगवती सूत्र। इन दोनों में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। इन दोनों में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। इन दोनों में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। मगध का उत्कर्ष, मगध का उत्कर्ष। अब मगध के उत्कर्ष को कैसे समझेंगे? मगध के उत्कर्ष को कैसे समझेंगे? ये जो मगध का उत्कर्ष है ना, 16 महाजनपदों के साथ साथ हम देखे हैं कि अब दूसरी बार नगरों का उद्भव होगा। दूसरी बार यहाँ पर नगरों का उद्भव होगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? द्वितीय नगरी क्रांति भी बोलते हैं। 16 महाजनपदों के उदय को, 16 महाजनपदों के उदय को अभी तिवारी को नहीं याद हुआ है,
और सुचित पाल फतेहपुर को याद हो गया है। अब जिसको नहीं याद हुआ भाई वो सो रहा होगा। फिर जैसे जैसे बोला हूं 2-3 बार यही रिवीजन का डोज ले लेना और फिर हमसे मिलना। जैसे जैसे बोला हूं वैसे वैसे 2-3 बार फिर से याद कर लेना, जरूर याद हो जाएगा। अब कोई मंत्र तो मार ना रहा मैं यहां से। जब आप ध्यान से बैठ करके सुनेंगे तो जरूर याद रहेगा, ध्यान से बैठ करके सुनेंगे तो जरूर याद रहेगा। आओ आ जाओ प्यारे विद्यार्थियों, शुरुआत कर लेते हैं मगध के उत्कर्ष में। तो मगध के उत्कर्ष में कुल 7 राजवंश शासन करते हैं। शासन करने वाला जो पहला राजवंश था उसे हम हर्यक वंश कहते हैं, और हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बोलो हर्यक वंश का संस्थापक कौन? बिंबिसार। और बिंबिसार ने ही वास्तव में मगध में एक राजनीतिक शक्ति को स्थापित करने का प्रयास किया था। बिंबिसार के काल में प्रसिद्ध वैद्य, ये वैद्य लिखा है लेकिन ये वैद्य होगा वास्तुकार महागोविंद, ठीक है। प्रसिद्ध वैद्य जीवक, अरे भैया ये जीवन नहीं है, ये जीवक है। मैं लिख दे रहा हूं जीवक। क्या लिख दिया भाई? जीवक। यहां पे जीवन लिखा था, टाइपिंग मिस्टेक थी, सुधार लीजिए। बिंबिसार के समय में ही एक वैद्य हुआ करते थे जिनका नाम था जीवक था, और एक वास्तुकार थे जिनका नाम था महागोविंद। वास्तुकार थे महागोविंद और एक वैद्य जिनका नाम था जीवक, ठीक है। अब बिंबिसार ने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया। कौन से संबंधों का सहारा लिया भाई? वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया। कौशल के राजा महाकौशल की पुत्री महाकौशला से इसने विवाह किया, जो प्रसेनजीत की बहन थी। विवाह में मगध को 1 लाख वार्षिक आय वाला काशी का ग्राम, ये देखो काशी ऐसे लिखा गया लेकिन यहाँ पे बड़ा वाला सा होगा, टाइपिंग इधर से थोड़ी सी मिस्टेक है, इसीलिए कल मैंने आपसे कहा था कि हम इसका पीडीएफ आपको नहीं प्रोवाइड करवाएंगे क्योंकि टाइपिंग ठीक नहीं है। टाइपिंग इसमें अशुद्धियां हैं काफी, शुद्ध करवा के तो फिर आपको अपडेट कर दिया जाएगा, शुद्ध करा के फिर अपडेट कर दिया जाएगा। देखो दूसरा विवाह वैशाली के लिच्छवी राजा चेटक की पुत्री चेलना के साथ किया था। और तीसरा विवाह मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ किया था। तो पहला विवाह महाकौशला से, दूसरा विवाह चेलना से और तीसरा विवाह क्षेमा से किया था। 3 विवाह करता है कौन? बिंबिसार। और हाँ, बिंबिसार के बारे में ये बात याद रखनी है कि बिंबिसार ऐसा शासक था जिसने अपने वैवाहिक संबंधों के सहारे साम्राज्य को विस्तारित किया। इसकी हत्या करने के बाद, हाँ एक बात देखना कि इसे पितृहंता वंश भी कहते हैं, हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। जितने भी शासक हुए हैं सभी ने अपने पिता की हत्या करके तब सत्ता को प्राप्त किया है। अब बिंबिसार की हत्या के बाद अजातशत्रु गद्दी पर बैठा 493 से लेकर के 461 ईसा पूर्व तक। पिता की हत्या करने के बाद मगध का शासक बना, और ये शासक बनने के बाद काशी पर आक्रमण कर देता है और प्रसेनजीत की पुत्री वाजिरा से विवाह के साथ एक संधि करके प्रसेनजीत की पुत्री के वाजिरा के साथ विवाह करता है, और एक संधि के बाद चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। अजातशत्रु ने भारतीय इतिहास में पहली बार रथमूसल और महाशिलाकंटक नाम के नए हथियारों का प्रयोग किया था। बुद्ध के अवशेषों पर उसने राजगिरी में स्तूप बनवाया था। बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक शासन किया था। 32 वर्षों तक शासन करने वाला शासक अजातशत्रु था। अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र उदयन गद्दी पर बैठा, और उदयन भी अपने पिता की भांति अपने पुत्र को मौत के घाट उतार देता है। जैसे बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने किया, वैसे ही उसका पुत्र उदयन अपने पिता की हत्या करके 461 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा, 45 तक रहता है। उदयन अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा,
ये इसके बारे में एक चीज ध्यान से देखना कि इसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। यही पाटलिपुत्र जिसे बाद में आप लोग पटना के नाम से जानते हैं, जिसे आप लोग पटना के नाम से जानेंगे, वही पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन था। उदयन जैन धर्म को मानता है और इस वंश का मतलब हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। ये भी इंपॉर्टेंट है। 3-4 बातें मैं आपको याद करवा दे रहा हूं। 3-4 बातें मैं आपको याद करवा दे रहा हूं। पहली बात तो ये है कि हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से जानते हैं। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। बिंबिसार ने राजगिरी को अपनी राजधानी बनाई थी। राजगिरी को उसने स्थापित करके राजधानी बनाया। उसका पुत्र अजातशत्रु हुआ। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी। अजातशत्रु की हत्या करने के बाद उदयन उसका पुत्र गद्दी पर बैठा और इस वंश का अंतिम शासक नागदशक था। शिशुनाग नामक एक व्यक्ति को, एक योग्य अमात को उदयन के हत्या के बाद लोगों ने इसको गद्दी पर बैठा दिया और इसी शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। इसी शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। तो आगे हम लोग देखेंगे शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश कहां से कहां तक है? शिशुनाग वंश 412 से लेकर के 344 ईसा पूर्व तक, 412 से लेकर के 344 ईसा पूर्व तक है। ये शिशुनाग जो है ये अवंती और वत्स इन दोनों पर अधिकार कर लिया था। मतलब जो 16 महाजनपद थे उनमें से एक अवंती था और एक वत्स था। इन दोनों पर इसने अधिकार कर लिया, वत्सराज पर अधिकार कर लिया था। शिशुनाग ने अपनी दूसरी राजधानी वैशाली को बनाई। बिंबिसार ने राजगिरी को स्थापित किया था। बिंबिसार ने राजगिरी की स्थापना की थी। अजातशत्रु मगध के शासक के रूप में प्रसारित है। उदयन ने पाटलिपुत्र नामक नगर बसाया था। शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाई थी। इस तरह से राजधानियों के बारे में पूछा जाता है, किसने किसको राजधानी बनाया? तो बिंबिसार ने राजगिरी को राजधानी बनाया, अजातशत्रु कुछ समय तक राजगिरी को, फिर मगध को, उदयन ने पाटलिपुत्र को, शिशुनाग ने वैशाली को। और शिशुनाग का जो अगला शासक हुआ उसका नाम था कालाशोक। और इसी कालाशोक ने वैशाली से राजधानी हटा करके फिर से ये पाटलिपुत्र कर देता है। वैशाली से राजधानी हटा करके फिर से पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आपसे पूछा जाएगा कि किस एक शासक ने वैशाली से राजधानी हटा करके पाटलिपुत्र ले गया? तो क्या नाम बताएंगे? कालाशोक। क्या नाम बताएंगे? कालाशोक। अगला एक वंश है जिसे आप नंद वंश कहते हैं। 344 से 322 ईसा पूर्व तक इसकी स्थापना महापद्म नंद करता है। महापद्म नंद की एक उपाधि थी, महापद्म नंद। एक राट बोला गया है, ये एक छत्र गलत लिखा गया है। एक राट इसकी उपाधि थी। एक राट, महापद्म नंद को एक राट कहा जाता है। महापद्म नंद के 8 पुत्रों में घनानंद सिकंदर का समकालीन था और यही सबसे गजब का शासक हुआ नंद वंश का, जिसके चाणक्य का जिसके साथ दिक्कत हुआ था। ये जो घनानंद है, घनानंद को जो यूनानी लेखक है वो अग्र नीच के नाम से संबोधित करते हैं। अग्र नीच के नाम से संबोधित करते हैं। घनानंद के समय ही भारत के पश्चिमोत्तर एरिया पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था और इसी के बाद 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश के शासक पर आक्रमण करके घनानंद की हत्या कर देता है और इस तरह से मौर्य वंश की स्थापना हो गई। इस तरह से किस वंश की स्थापना हो गई? मौर्य वंश की स्थापना हो गई। अब एक बात ध्यान से समझो बात कि मौर्य वंश के बारे में क्या क्या समझना है। एक तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म से संबंधित थे, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय से संबंधित था और अशोक बौद्ध धर्म से संबंधित था। अशोक बौद्ध धर्म से संबंधित था। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ बातें देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ बातें देखते हैं। स्क्रीनशॉट करना चाहे तो कर लीजिए।
स्क्रीनशॉट करना चाहे तो कर लीजिए। आ जाओ बच्चों, आ जाओ प्यारे बालकों, एक बार फिर से आ जाते हैं, एक बार फिर से आ जाते हैं। मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य की बात करनी है, चंद्रगुप्त मौर्य की बात करनी है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्या बात करेंगे, आइए देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में यह समझना है कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में ये मगध की गद्दी पर बैठते हैं। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर के साथ इनका 305 ईसा पूर्व में 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ, जिसमें सेल्यूकस की पराजय हुई थी। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था और 4 प्रांत इसने इसको दहेज के रूप में दिया था। तो ऐसा नहीं है कि भारत में अंतरराष्ट्रीय विवाह का प्रचलन नहीं था, भारत में अंतरराष्ट्रीय विवाह का प्रचलन था, भारत में अंतरराष्ट्रीय विवाह का प्रचलन था। अब इसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी उपहार स्वरूप दिया था, 500 हाथी उपहार स्वरूप दिया। जस्टिन नाम का एक इतिहासकार है जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है। जस्टिन ऐसा इतिहासकार है जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है और कहता है कि यह लगभग 3.5 लाख सेना लेकर के 6 लाख सेना लेकर के पूरे भारत को लौट डाला था। जूनागढ़ कहाँ पे है, गुजरात में है। जूनागढ़ में दर्शन झील का निर्माण करवाया था किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के समय इसके अंत में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। इस अकाल के कारण इसका दोषी यह स्वयं को मानता है और यह जैन संत भद्रबाहु के साथ अपने जीवन में अंतिम समय में जैन धर्म स्वीकार करके भद्रबाहु के साथ ये कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी नामक पहाड़ी पर जा करके और संलेखना पद्धति के माध्यम से अपने प्राण त्यागता है, संलेखना पद्धति के माध्यम से प्राण त्यागता है। प्राण को त्याग देना ही क्या कहलाता है, संलेखना पद्धति कहलाता है, जो जैन धर्म का एक व्रत है, जो जैन धर्म का एक व्रत है। आगे देखें, जो जैन धर्म का एक व्रत है। आगे देखें बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ और बिंदुसार को यूनानी लेखक अमित्रघात के नाम से जानते हैं। और स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियाकस का राजदूत डायमेकस भारत आया था। एंटियाकस का राजदूत डायमेकस भारत आया था, जिससे इसने 3 चीजों की मांग की थी, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक। तो दार्शनिक को छोड़ करके दोनों चीजें भारत भिजवा दी गई थी। प्लिनी के अनुसार, प्लिनी एक इतिहासकार है, प्लिनी के अनुसार मिस्र के शासक टालमी ने डायोनेसियस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार ने अपने बड़े पुत्र सुशील नहीं बल्कि सुसीम होगा, सुसीम, अपने बड़े पुत्र सुसीम को तक्षशिला के विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा था। लेकिन वो विद्रोह दमन नहीं कर पाया, या फिर से यहाँ पे विद्रोह की स्थिति आ जाती है, तब इसका दमन करने के लिए अशोक को भेजा गया था, तब इसका विद्रोह का दमन करने के लिए अशोक को भेजा गया था। बिंदुसार का राज्यपाल नियुक्त किया, इसको ध्यान मत दीजिए,
बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ, इस बात को ध्यान देंगे। तक्षशिला ऐसे लिखा जाएगा, वो गलत लिखा गया है, सही इस तरह से लिखा जाएगा तक्षशिला। तो पहली तो सुसीम को भेजा गया, दूसरी बार अशोक को भेजा गया था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का पोषक था, ये आजीवक संप्रदाय का पोषक था, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था बिंदुसार। दिव्यावदान माला एक ग्रंथ है, दिव्यावदान माला एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ से पता चलता है कि बिंदुसार के राज्यसभा में आजीवक संप्रदाय का एक ज्योतिषी निवास करता था। यहाँ पे फड़वा सा है भाई, यहाँ पे फड़वा सा है, ठीक है। ज्योतिषी निवास करता था। तिब्बतीय बौद्ध भिक्षु तारानाथ के अनुसार चाणक्य बिंदुसार के काल के मंत्री थे, चाणक्य बिंदुसार के काल के मंत्री थे। हालांकि ये तो वास्तव में चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे, बाद में बिंदुसार के भी कुछ समय तक हुए थे। आगे अगला शासक है अशोक। बिंदुसार के मरने के बाद 273 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा, 4 वर्ष बाद अपना राज्याभिषेक कराया। श्रीलंका के ग्रंथों के अनुसार अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त करता है, अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त करता है। और यह अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा करता है। अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष इसने कलिंग पर आक्रमण किया था। अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, गद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष इसने, गद्दी पर बैठने के अभिजीत 1919, हेलो सर, हाय, बहुत अच्छा लग रहा है सर जी। डेडली गेमिंग, आपका सभी का धन्यवाद। अभी तिवारी अभी उसी पर अटके हुए हैं, कायदे से समझ में आ रहा है, बता दीजिए, ठीक है। और कुछ आप लोग कमेंट, बातें समझ आ रही है ना? बहुत रोबोटिक तो क्लास नहीं हो जा रही है, थोड़ा सा मामला खिंच रहा था इसलिए मैं एक्टिव हो गया था। फिर से देख लो, अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, अर्थात अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष ये गद्दी पर, मतलब ये कलिंग पर आक्रमण करता है। कलिंग का मतलब उड़ीसा, कलिंग का मतलब क्या है? उड़ीसा है, जहां लगभग 1.5 लाख लोग मारे गए थे, जहां लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए थे। इसी के समय पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। कल्हड़ के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। जो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर है उसकी स्थापना किसने की थी? अशोक ने। 1750, ये क्या लिखा भाई? टिफैंथलर महोदय ने दिल्ली में अशोक स्तंभ का पता लगाया। इसको रहन दीजिए, अभी आगे हम अशोक के स्तंभों के समय इसकी चर्चा करेंगे। अशोक के स्तंभों के समय इसकी चर्चा करेंगे जब उसके अभिलेखों को देखेंगे। हाँ, अशोक, यहां पे देखो अशोक ये वाला शो रहेगा। अभिलेखों में सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा। अब अशोक के अभिलेख को किसने पढ़ा सबसे पहले? तो जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा। मौर्य साम्राज्य कुल 5 प्रांतों में बटा हुआ था। उत्तरापथ जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, दक्षिणापथ राजधानी सुवर्णगिरी थी, और ये अवनी या अवनी कह सकते हैं, उज्जैनी था। अवंती, हालांकि ये तो अवंती था, अवंती था, ये अवनी लिखा गया है, अवंती था। अवंती की राजधानी उज्जैन थी, कलिंग की राजधानी तोशली थी, और प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक है, प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अशोक के 13वें शिलालेख में, अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन किया गया है, और इलाहाबाद स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख भी कहते हैं। कलिंग विजय का वर्णन 13वें शिलालेख में किया गया, इस बात को ध्यान रखना। अशोक ने जो धम्म की परिभाषा दी है वो राहुलोवाद सूत्र में दिया गया है, बौद्ध ग्रंथ में। बौद्ध भिक्षु उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म के बारे में दीक्षा दी थी, और उपगुप्त मथुरा का यह बौद्ध भिक्षु था, उपगुप्त मथुरा का एक बौद्ध भिक्षु था। आगे बढ़िए, मौर्य प्रशासन से जुड़ा हुआ मामला है।
मौर्य प्रशासन में जो गूढ़ पुरुष हुआ करते थे उन्हें गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कुल 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया है। इसके अलावा कृषि, पशुपालन और वाणिज्य को अर्थशास्त्र में वार्ताजीवी माने वार्ताजीवी, इसे कहेंगे शास्त्रा वार्ता विजीवी, वार्ता विजीवी के नाम से जानते हैं। किसमें किसको किसको? जो लोग कृषि का काम कर रहे हैं, पशुपालन का काम कर रहे हैं और वाणिज्य इत्यादि का काम कर रहे हैं, उसको वार्ताजीवी कहा गया है। कौटिल्य की संस्कृत भाषा में पुस्तक अर्थशास्त्र लिखी गई है। बिष्ठी या बेगार, ये बिष्ठी होता था, बिष्ठी या बेगार एक तरह का टैक्स था। हिरण्य नाम का एक टैक्स था जो नगद कर के रूप में लिया जाता था। स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियों को कौटिल्य रूपा जीवा कहता है। कौटिल्य रूपा जीवा कहता है। कौटिल्य रूपा जीवा कहता है। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में वेश्याओं पर नजर रखने के लिए एक अधिकारी होता था जिसको गणिकाध्यक्ष कहते थे। और मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को पालीगुरोथा नाम दिया है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में वैश्याओं पर नजर रखने वाले अधिकारी को गणिकाध्यक्ष कहा जाता है। ये बात आप याद रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगली पॉइंट क्या है? मुद्राओं का परीक्षण करने वाला अधिकारी जो मुद्राओं का परीक्षण करता था उसे रूपदर्शक कहा जाता था। और अर्थशास्त्र में नवाध्यक्ष, ये नवाध्यक्ष है, का उल्लेख नौसेना के रूप में किया गया है। रुमिनदेही अभिलेख, लुम्बिनी की यात्रा पर जब अशोक जाता है तो इसी रुमिनदेही अभिलेख में वहां के टैक्स को कम करने की बात करता है। ठीक है, टैक्स को 1/4 से बढ़ा करके 1/8 कर दिया था। 1/8 कर दिया था तो टैक्स कम करने का एग्जाम्पल देता है। टैक्स कम करने का एग्जाम्पल देता है। मौर्यकालीन कुछ विभाग और उसके अध्यक्षों की चर्चा अगर देखें तो व्यवहारिक को मुख्य न्यायाधीश के तौर पर, प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालयों का अधिकारी था, समाहर्ता कर संग्रह करता था, सन्निधाता कोषाध्यक्ष था, दंडपाल पुलिस प्रमुख था, दुर्गपाल नगरों या महान राजमहलों का देख रेख करने वाला था। कामांतिक, ये कापांतिक है, वन विभाग का अध्यक्ष था। यहाँ लक्षणाध्यक्ष मुद्रा और टकसाल विभाग का अध्यक्ष, सीताध्यक्ष कृषि विभाग का अध्यक्ष, पोतवाध्यक्ष नापतौल का अध्यक्ष, नवाध्यक्ष नौसेना का अध्यक्ष, संस्था अध्यक्ष मार्गों और इत्यादि अधिकरणों का अध्यक्ष था। आइए अब गुप्त साम्राज्य की चर्चा करते हैं। ये बात बताइए कि रिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा आपका? रिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा आप सभी का? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ कि ठीक ठाक से रिवीजन हो रहा है ना? रिवीजन अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक बार कमेंट करके बताओ रिवीजन हो रहा है कि ठीक से कि नहीं हो रहा है? रिवीजन ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दीपक मौर्य। अब हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य, गुप्ता साम्राज्य को। अब हम देखेंगे गुप्ताज को। गुप्ताज है, बस ये खत्म हो जाएगा 10 मिनट में, 10 से 12-15 मिनट में गुप्ताज खत्म हो जाएगा। फिर हर्षवर्धन का काल, फिर ये निपट गया। और कल हम लोग मेडुअल पूरा कवर करेंगे, परसों मॉडर्न पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, देखें, समझते हैं बात को, समझते हैं इस बात को। हाँ, देखेंगे अगर मामला बन जाएगा अभी तो मेडुअल की शुरुआत अभी से कर लेते हैं। मेडुअल की शुरुआत अभी से कर लेते हैं और बिल्कुल कर लेंगे। 8 बजे तक आपकी क्लास चलनी है, तो 7 बज रहे हैं अभी, 7 बजने में भी 5 मिनट बाकी है। तो मोबाइल फिर से चार्ज कर लो मेरे चिल्लरों, मोबाइल फिर से चार्ज लगा लो, ईयरफोन लगा लो, पानी का बोतल बगल में रख लो। ठीक है, नाश्ता अगर मम्मी बना रही है तो नाश्ता भी पास में रख लो और चम्मच से एक एक चम्मच उठाते रहो और इधर देखते रहो बात को, क्योंकि मैक्सिमम लाल लाली हमारे घर पे ही तो होंगे। ज्यादातर मुन्नी मुन्ना हमारे कहाँ पे हैं? घर पे गए हैं होली वाले छुट्टी में, तो होली तो बीती ना तुम्हारी अभी।
तो सभी हमारे जितने मुन्ना जुड़े हुए हैं, जितने मुन्नियां जुड़ी हुई हैं, सभी बच्चे क्या करेंगे, नाश्ता करते जाएंगे। सभी मुन्ना मुन्नी नाश्ता करते जाएंगे। आ जाओ मुन्ना, फिर से एक चीज देखते हैं। गुप्त साम्राज्य को समझने के लिए समझे कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। हालांकि नाम तो इसका श्री था, गुप्ता इसने उपाधि लगाई थी। नाम तो इसका श्री था, गुप्त इसने उपाधि लगाई थी। बोल दो बाल को, बात ठीक लग रही है ना? मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? फिर से रिवीजन करवाएं। पाशा इसमें देख लो, श्रीगुप्त ने गुप्ता साम्राज्य का संस्थापक किसे मानते हैं? श्रीगुप्ता को मानते हैं। और इतसिंह एक चीनी यात्री है। इतसिंह एक चीनी यात्री है जिसके उल्लेखों से यह पता चलता है कि श्रीगुप्त जो है ये मिग्र शिखावन में एक मंदिर का निर्माण करवाया था और जिसके दान के लिए इसने धन दिया हुआ था, जिसके दान से ये धन दिया हुआ था। और श्रीगुप्त के मरने के बाद उसका उत्तराधिकारी होता है घटोत्कच। तो एक बात देखना, सबसे पहले श्रीगुप्त गद्दी पर बैठा, उसके बाद आता है घटोत्कच। कौन आता है? घटोत्कच। और फिर इसके बाद आता है अपना चंद्रगुप्त, अपना चंद्रगुप्त प्रथम। तो पहले गद्दी पर कौन बैठा? पहले गद्दी पर कौन बैठा? पहले गद्दी पर कौन बैठा? बोलो भाई, श्रीगुप्त। उसके बाद गद्दी पर कौन बैठा? घटोत्कच। और फिर चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। अब ध्यान से बात को समझ लो, ध्यान से बात को एक बार फिर से समझ लो। चंद्रगुप्त प्रथम, सांस ले ले थोड़ा सा, बोल मुन्ना, सांस ले ले। सचित पटेल, सुचित पटेल पाल कह रहे हैं कि इलाहाबाद में है। अभी तिवारी मुन्नी की बात पे हंस पड़े हैं। और किसी मुन्ना मुन्नी को कोई दिक्कत लग रही है? आओ शुरू करते हैं। शुरू करते हैं क्या? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में समझे। 319 ईस्वी से लेकर के 335 तक ये गद्दी पर रहता है और इसे ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। तो बताओ भाई, गुप्ताओं का वास्तविक संस्थापक किसे मानेंगे? चंद्रगुप्त प्रथम को। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे मानेंगे? बोलो भाई, बोलो यार। चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम अपने राज्याभिषेक के अवसर पर 319 ईस्वी में इसने गुप्त संवत चलाया था। बोलो, इंपॉर्टेंट बात है। बोलो यार, इंपॉर्टेंट बात है कि नहीं है? 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम जो गुप्ता साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक है, इसने अपने राज्याभिषेक के अवसर पर राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाए, दाम्पत्य या विवाह प्रकार के सिक्के चलाए और इसने गुप्त संवत भी जारी किया। तो इंपॉर्टेंट बात है कि नहीं है? जल्दी से यहाँ वाला अच्छा वाला ट्रिक लगा लो। दूसरी बात, गुप्त वंश में देखो शाह की दिक्कत है, थोड़ा सा बात समझ लेना। जहां पे ऐसे वंश लिखना था वो गलत हो गया, तो वंश में सही बोल रहा हूं। आप लोग मेरे शब्दों पर ध्यान देना, आप लोग मेरे शब्दों पर ध्यान देना, ठीक है? आओ, गुप्त वंश में ही सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने चांदी के मुद्राओं का प्रचलन किया। बहुत ही चमकदार पॉइंट है विद्यार्थियों, बहुत ही धारदार पॉइंट है, लहरदार पॉइंट है। पहली लहरदार पॉइंट क्या? पहली लहरदार पॉइंट ये कि गुप्त संवत को शुरुआत किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 में। और दूसरी झटकेदार पॉइंट क्या है कि चांदी की मुद्राओं को प्रचलित करने वाला पहला गुप्त शासक कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम है। लेकिन एक बात ध्यान देना, अगर पूछे कि वो गुप्ता साम्राज्य का पहला शासक जिसने सिक्के जारी किए तो श्रीगुप्त नाम देंगे आप, ठीक है? सिक्के या मुद्रा जारी करने वाला पहला गुप्त शासक श्रीगुप्त था, पहला गुप्त शासक श्रीगुप्त था। सिक्के या मुद्रा को जारी करने वाला पहला शासक कौन था? श्रीगुप्त था। लेकिन चांदी के सिक्के को चलाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। आगे मुद्रा साक्ष्यों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त प्रथम लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया, कुमार देवी के साथ विवाह किया। आगे बढ़े, समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त से दो तीन बात यहां पे याद रखना।
कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका उत्तराधिकारी बना समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त जो है इसने साम्राज्य का बेहतर विस्तार किया। समुद्रगुप्त ने प्रयाग प्रशस्ति से यह जुड़ा हुआ व्यक्ति है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख किया गया है, और इसने समुद्रगुप्त जो है, विसेंट आर्थर स्मिथ ने समुद्रगुप्त के बारे में कहा, यह भारत का नेपोलियन है। इसकी विजयों को देख करके समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बहुत ही लहरदार पॉइंट है, बहुत ही लहरदार पॉइंट है। इंपॉर्टेंट का टिक कर लेना, इंपॉर्टेंट का टिक कर लेना सभी मुन्ना मुन्नी, इंपॉर्टेंट का टिक कर लेना कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो समुद्रगुप्त को। अब समुद्रगुप्त के बाद जो व्यक्ति गद्दी पर बैठा उसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, और इसी को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है। इसी को किसकी उपाधि दी गई है? विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है। समुद्रगुप्त के बाद यह गद्दी पर बैठता है, और इसने कुबेर नागा से विवाह किया था। इसने कुबेर नागा से विवाह किया था और अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन से किया था। इसने चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक शासक रुद्रसेन से किया हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और चांदी के सिक्के चलाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में 399 से 414 ईस्वी तक फाहियान चीनी यात्री था जो भारत की यात्रा पर आया था। चीनी यात्री था जो भारत की यात्रा करने आया था, और इसकी राजधानी अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहाँ थी भाई? उज्जैन थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन थी। आगे बढ़ते हैं। इसी चंद्रगुप्त के उज्जैनी के दरबार में 9 विद्वानों की मंडली निवास करती थी जिसे नवरत्न कहते थे। 9 विद्वानों की मंडली निवास करती थी जिसे नवरत्न कहते थे। बताओ, 9 रत्नों का नाम समझ में आ रहा भैया? 9 रत्नों का नाम समझ में आ रहा सभी को? 9 रत्नों का नाम सभी को समझ में आ रहा है क्या? पहले रतन थे कालिदास, दूसरे रतन धन्वंतरी, तीसरे रतन वराहमिहिर, चौथे वररुचि, छपड़क, शंकु, अमर सिंह, बेताल भट्ट और घटकरपर। कितने थे? कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर, वरुचि और छपड़क, शंकु, अमर सिंह, बेताल भट्ट और घटकरपर। ये कुल 9 लोग थे। कितने लोग थे भाई? 9 लोग थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र कुमारगुप्त गद्दी पर बैठता है। इसी के समय सर्वाधिक अभिलेख मिलते हैं। देखिए, कुमारगुप्त के वेनशांग ने कुमारगुप्त का नाम शक्रादित्य बताया है। शक्रादित्य ऐसे रहेगा, शक्रादित्य बताया है। कुमारगुप्त ने एक अश्वमेध यज्ञ किया और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। इंपॉर्टेंट बात है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? कुमारगुप्त है। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? कुमारगुप्त है। और बिलसड़ स्तंभ लेख में सूर्य मंदिर बनाए जाने का उल्लेख किया गया है जो कुमारगुप्त से संबंधित है। और कुमारगुप्त के मरने के बाद उसका उत्तराधिकारी बनता है जिसे हम अस्कंदगुप्त कहते हैं, जिसे हम अस्कंदगुप्त के नाम से जानते हैं। और अस्कंदगुप्त के बारे में कुछ बात अगर समझें आप, तो अस्कंदगुप्त जो है कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी है। जूनागढ़ अभिलेख में अस्कंदगुप्त के बारे में कहा जाता है इसने सुदर्शन झील पर भी काम करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था। वैसे सुदर्शन झील का निर्माण तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। सुदर्शन झील का निर्माण तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। पुनर्निर्माण सुदर्शन झील का किसने कराया? अस्कंदगुप्त। और बाद में अशोक भी करवाता है। तो 3 अशोक, देखो सुदर्शन झील से जुड़े हुए जो लोग हैं, अशोक है, पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य है, फिर अशोक है, और फिर क्या है? अस्कंदगुप्त है। अस्कंदगुप्त द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्के कम ना थे, बल्कि उसमें सोने की मात्रा कम थी। ठीक है। प्रशासनिक सुविधा के लिए अस्कंदगुप्त ने राजधानी अयोध्या बनाई थी। अस्कंदगुप्त के समय हूणों का आक्रमण हुआ था, ये बात इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट
लहरदार पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। पूछेगा कि किस गुप्त शासक के समय हूणों का आक्रमण हुआ था, तो हूण आक्रमण किसके समय होगा? अस्कंदगुप्त के समय। अब आओ देख लेते हैं, अब देख लेते हैं मुगल कालीन प्रशासन की बातें। मुगल कालीन जो प्रशासन की बातें हैं उसको देखते हैं। मुगल कालीन शासन, तो मुगल कालीन शासन क्या है भाई? मुगल काल में राजस्व का सबसे बड़ा साधन क्या था? भू राजस्व। और करों की कुल संख्या 18 प्रकार के टैक्स लिए जाते थे। कर नकद रूप में अदा किए जा सकते थे, और कर को हिरण्य कर कहा जाता था, जो नकद लिया जाता था। नकद करों को हिरण्य कर कहा जाता था। लेकिन ब्राह्मण कर मुक्त था, और ग्रामक को ग्रामहारा कहा जाता था। गुप्त काल में सामान्यतः भूमि पर सम्राट का वास्तविक स्वामित्व माना जाता था। वह भूमि से उत्पादन के भाग का अधिकारी था। पुरपाल, ये परपाल लिखा लेकिन आप पुरपाल पढ़ेंगे। पुरपाल नगर का मुख्य अधिकारी होता था। पुरपाल ये नगर का मुख्य अधिकारी होता था, ठीक है, नगर का मुख्य अधिकारी होता था। गुप्त काल में नारद ने 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। जरा सा एक बार बताना कि चाणक्य ने कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया है? चाणक्य ने कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया है? मैं आपका कमेंट देख रहा हूं मेरे मुन्ना मुन्नियों, और इस कमेंट में जल्दी से आप लोग करके बताएं कि चाणक्य कितने प्रकार के दासों का उल्लेख करता है। कहो तो ऑप्शन दे दूं मैं, 9 प्रकार, 10 प्रकार, 12 प्रकार या 14 प्रकार। कितने प्रकार के दासों का उल्लेख है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप सभी कि चाणक्य ने कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। चाणक्य ने कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया है? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से टिक करके बताएं क्या है। धीरेन्द्र पटेल 22, गजबे उत्तर दे रहे हैं भाई। 22 तो ऑप्शन में नहीं दिया हूं। अच्छा 12 है, 12 प्रकार। और कोई मेरे लाल लाली, और कोई मेरे मुन्ना मुन्नी? बोल दो बालकों। ऋषभ श्रीवास्तव का 12 आ रहा है, ऋषभ श्रीवास्तव का 12 आ रहा है। और बोल दो भैया, और लोग बोल दो जरा तो कितना है? चाणक्य ने कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया है? संगीता 12। संगीता तुमको हम डिलीट मार देंगे, यहां से बता रहे हैं, डिलीट मारेंगे तुमको हम। नितेश 12। अरे क्या लोग तुम लोग यार 12 की गुट्टी पी करके बैठे हो? अरे अभी जस्ट पीछे बता करके तो निकला हूं मैं। डेडली गेमिंग कुछ बात करके डिलीट कर दिए हैं। 9 प्रकार के दासों का उल्लेख ना बताया हूं क्या अभी भाई? 9 प्रकार के दासों का नहीं बताया हूं? बोलो 9 प्रकार दास ना बताया हूं अभी? कि 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है चाणक्य ने। कितने प्रकार का? 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है, ठीक है। और ये 15 प्रकार के दासों का उल्लेख करता है। अगला अगला देखिए, गुप्त शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण के सिक्के जारी किए। गुप्त शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए, और इनके सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता है। गुप्त युग में ज्योतिषी आर्यभट्ट थे। गुप्त युग के ज्योतिषी आर्यभट्ट थे, जिन्होंने अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित की रचना की थी। अब आपसे कई बार पूछ देता है कि भारत का वो विद्वान जिसने गणित को जन्म दिया था, तो गणित का जन्मदाता किसे मानते हैं? आर्यभट्ट को मानते हैं। गणित का जन्मदाता किसे मानते हैं? गणित का जन्मदाता किसे मानते हैं? यार तुम लोग बहुत ही उल्टा सीधा आंसर कर रहे हो भाई। मुझे ही फिर से देखना पड़ेगा क्या, कहीं मैं तो गलत नहीं बोल रहा? मैं देख लूं क्या फिर से, कहीं मुझसे तो ना गलती हो रही कोई? जल्दी से बताओ एक बार फिर से।
गुप्त काल के बारे में चर्चा आपसे हो रही है और गुप्त काल में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया ये पूछ रहा था मैं आपसे। कोई 12 बता रहा, कोई 18 बता रहा, कोई 22 बता रहा है। कितने प्रकार का? अभी आगे मैं बता करके निकला था यार 9 प्रकार के दासों का। चाणक्य कुल 9 प्रकार के दासों का मौर्य काल में ना, सॉरी मौर्य काल की बात किया था मैं। तो मौर्य काल में कुल कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया था? 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया था। 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया था। चलो कोई बात नहीं, वीडियो फिर से रिव्यू करके देख लेना, फिर से पीछे करके देख लेना, वीडियो फिर से पीछे करके देख लेना अभी क्लास के बाद। अभी मत लग जाना उसको देखने के चक्कर में, अभी इसको देखने के चक्कर में ना पड़ जाना बालकों, अभी इसको देखने के चक्कर में ना पड़ जाना। पहले जो बता रहा हूं उसको सुन लो, बात जो बता रहा हूं पहले उसको सुन लीजिए। चलिए आ जाइए फिर से। क्या बोला हूं? बोला तो ये हूं कि गुप्त काल में ज्योतिषी, ये ज्योतिषी ऐसे है, आर्यभट्ट थे जिन्होंने अंकगणित, बीजगणित और रेखा गणित की रचना की थी। इंपॉर्टेंट बात है, गुप्तकालीन मंदिरों में सर्वोत्कृष्ट देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। यह पंचायतन शैली का बना हुआ है, यह पंचायतन शैली का बना हुआ मंदिर है। आगे अजंता की गुफा की चित्रकारी की खोज सबसे पहले जेम्स अलेक्जेंडर ने की थी, ऐसी बात लिखी गई है। गुफा संख्या 16 और 17 गुप्तकालीन मानी जाती है। अजंता की गुफा महाराष्ट्र में है, अजंता और एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में है। गुफा संख्या 17 और 16 दोनों गुप्तकालीन मानी जाती है। अमरकोश की अमर सिंह की रचना है अमरकोश, और इसमें 12 प्रकार की भूमियों का उल्लेख किया गया है। गुप्तकालीन कुछ अधिकारी हैं, गुप्तकालीन कुछ अधिकारी हैं जिनके बारे में जान लीजिए, गुप्तकालीन कुछ अधिकारी हैं जिनके बारे में समझ लीजिए। गुप्त काल के प्रशासनिक अधिकारी, एक कुमारामात्य होता था, सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, और एक ध्रुवाधिकरण होता था जो कर वसूली करता था। महाछपटलिक ये अभिलेखों का प्रमुख था। महाप्रतिहार ये राजमहल की सुरक्षा करने का अधिकारी था। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों मेडवल इतिहास को, सॉरी एंशिएंट इतिहास को हम लोग पूरा कवर कर चुके हैं। जिस हिसाब से आपसे वादा हुआ था कि मेडवल मॉडर्न, मेडवल एंशिएंट, मेडवल मॉडर्न को हम लोग कवर करेंगे, उतना हम लोग कवर कर चुके हैं एंशिएंट के पूरे पार्ट को। अब आइए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं मध्यकालीन इतिहास। लेकिन इसको शुरू करने से पहले आपका काम है कि आप लोग कमेंट करके बताओ कि आगे पढ़ना आज ही शुरू कर लें या कल से शुरुआत करें इसकी। आज ही इसको पढ़ाएं या फिर कल इसको शुरू करें। मेडवल कल शुरू करें कि आज ही पढ़ाएं, जल्दी से कमेंट करो। दीपक मौर्य कह रहे हैं कि हम पूरा नहीं देख पाए थे, तो आपको 5 बजे आना चाहिए था, 5 बजे आपको आना चाहिए था। राम लखन 9 प्रकार के सर क्लास कितने बजे से है? 5 बजे से रोज 5 बजे 5 पे लगभग 2-4 मिनट के आगे पीछे 5 बजे से फिक्स है कि 5 बजे से जीएस की क्लास आपको मिलेगी, हिस्ट्री की इंडिविजुअल, उसके बाद ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, सबका मैराथन दूंगा धड़ाधड़ बैक करके, ठीक ना, बैक करके एक के बाद एक, ठीक है, एक के बाद एक का होगा। कल से, कुछ लोग आज से। तो मुझे लग रहा है कल से, संगीता कह रही है कल से, रविंद्र मौर्य कल से। जल्दी से 13 लोग आप लोग लाइव हैं, आप लोग वोटिंग कर दीजिए कि कल से कि आज से। फिर मैं
बना लूं कि आज ही पढ़ाना है कि कल पढ़ाना है? जल्दी सारे लोग कमेंट कर लीजिए, फिर एवरेज में निकालूं। सुचित पाल कल से, बताइए सुचित पाल आप कैसे हैं? फतेहपुर से आप इलाहाबाद में रह रहे हैं, कैसे हैं आप? ठीक हैं? संगीता आपका हालचाल क्या है? आप लोग प्लीज बताएं अपने बारे में। धीरेन्द्र पटेल जी कैसे हैं आप लोग? अपने बारे में बताएं। दीपक बता दीजिए कैसे हैं। धीरेन्द्र आप बताएं क्या हालचाल है आपकी? थोड़ा सा मैं आपसे बातचीत कर लूं, 2 मिनट, 2 मिनट में आपसे बातचीत कर लूं। बताइए आप लोग, किसी भी तरह का कोई प्रश्न अगर पूछना है कोई। हाँ ऋषभ श्रीवास्तव कल से, चलो ठीक है, कल से इसको शुरू करते हैं, लेकिन कुछ बात अगर आपको करनी तो बातचीत कर लीजिए। आपके सभी कमेंट्स को मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है, मैं समझ गया। टुमारो से ही चलेंगे हम लोग, कल से ही पढ़ाएंगे इसको। मेडबल को कल से पढ़ाएंगे। धीरेन्द्र कह रहे हैं कि आई एम गुड, बहुत अच्छा कि आप ठीक हैं सर। ठीक है फतेह, ये सुचित पाल भी अच्छे हैं, मस्त हैं, खुश रहिए सभी बच्चे आप लोग। राम लखन कल प्लीज सर, अभी इंग्लिश भी करनी है, नेट खत्म हो जाएगा। हाँ चलिए ठीक, मैं इसीलिए छोड़ रहा हूँ, इसीलिए मैं छोड़ रहा हूँ। सुनील पटेल जी हाँ ठीक है, कल से करवाएंगे। और बताइए सुनील पटेल जी कैसे हैं आप? ठीक हैं? संगीता भी मस्त हैं। और कहाँ गए बाकी लोग? बाकी विद्यार्थी कहाँ गए हमारे? कोरोना हो गया किसको भाई? अभी तिवारी को कोरोना हो गया है। कोई बात नहीं, मुंह पे मास्क रखिए, परहेज करिए, दूरी बना करके रखिए। हम तो मस्त हैं, हम अच्छे हैं, देख ही रहे हैं आप लोग। कल कुछ बच्चे नाम वगैरह पूछ रहे थे, मेरे बारे में पूछ रहे थे। आज जिसको जो मेरे बारे में पूछना है, भौकाल मचाना, पूछ लीजिए। कल 5 बजे से चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा, कल 5 बजे से, कल 5 बजे से बिल्कुल चलेगा। सुनील पटेल आप भी बढ़िया हैं, मस्त हैं। तो चलिए, क्या बोल रहे हैं आप लोग? क्लोज किया जाए आज, क्लोज किया जाए आज। चलिए, जितने लोग जुड़े थे सबको थैंक यू और सबको जय हिंद। कल हम लोग मिलेंगे 5 बजे, ठीक है? कल मिलेंगे 5 बजे। एक बार सारे में लिख दो जय हिंद, बच्चे कमेंट में लिख दो जय हिंद। और कल हम लोग मिलेंगे, एक बार सभी बच्चे कमेंट में लिख दो जय हिंद। और कल हम लोग मिलेंगे 5 बजे, ठीक है? पूरे 5 बजे हम लोग मिलेंगे, 5 के आसपास लगभग मैं आ जाता हूं टाइम से ही, ठीक है? एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट में लिख दे जय हिंद, और फिर हम लोग कल मुलाकात करते हैं। एक बार जय हिंद बोलो और बोलो भारत माता की जय। प्यार से बोलो एक बार भारत माता की जय और जय हिंद लिख करके तब आप लोग विदा करेंगे, ठीक है? ठीक है, ओके, मिलते हैं कल 5 बजे। हैप्पी 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 नाइट आप सभी को, गुड नाइट, ओके बाय, कल मिलते हैं।